हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं सर एसएम का। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्टार्ट कर दिया है, उसका सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट पार्ट में। अब हम डायरेक्शन बदल रहे हैं। इन जनरल हमने मैनेजमेंट समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है कि क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, एक एक फंक्शन को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, जो आपका एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम अब सब्जेक्ट पे आ रहे हैं और सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि इसमें ओवरऑल लेवल पे आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और फिर वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, सब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हम ये वर्ड स्ट्रैटेजिक ऑलरेडी एफएम में भी पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है। डिसीजंस हम लेते थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसी में मैंने बताया था आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड टैक्टिकल डिसीजंस, याद आ रहा है। तो स्ट्रैटेजिक क्या था, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस आप लेते हो, जो बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करते हैं, जो आपका डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ऐसे डिसीजंस क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। और जो डे टू डे चीजों से रिलेटेड होते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो क्या होता है, टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं। तो बस वही लॉजिक यहां पे लगाना है। कोई भी चीज कहीं भी अगर स्ट्रैटेजिक वर्ड आ रहा है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इवन इन मैनेजमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, ऐसे डिसीजंस आप ले रहे हो, ऐसी चीजों से डील कर रहे हो जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है कंपनी पे, तो वो मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या होंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डिसीजंस होंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सेपरेट फील्ड है, जो मोस्टली कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ये पूरा टॉप मैनेजमेंट का काम है कि टॉप मैनेजमेंट जो है, जिनका जो काम हमने पढ़ा था, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, कि पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना है, लॉन्ग टर्म विजन मिशन प्लान करना है, कैसे वो कंपनी अचीव करेगी वो सब डिसाइड करना है और इंश्योर करना है कि हम वो अचीव करें। ठीक है, लोअर द डाउन द लेवल्स जो भी होता है मैनेजमेंट के, उनको प्रॉपरली गाइड करना भी उन्हीं का काम है। लीडरशिप वगैरह भी हमने पढ़ा था। चलिए, तो बार बार अब स्ट्रैटेजिक वर्ड का मीनिंग बार बार रिपीट होगा, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। कि ये ऐसा फील्ड है, डिसिप्लिन है, एक ऐसा फील्ड है स्टडी का, जिसमें जो कैसे डील करेगा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि लॉन्ग टर्म में आप क्या सेट करते हो अपने आप के लिए, विजन। ठीक है, ये विजन से रिलेटेड है। विजन जो आप रखते हो अपने आप के लिए, फिर आप उसको मिशन में डिवाइड करते हो, फिर ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हो, ड्रिल डाउन करते जाते हो शॉर्टर पीरियड के लिए। बट हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, जिसका 5 साल 10 साल 15 साल तक इंपैक्ट होगा, जो आपकी कंपनी का डायरेक्शन डिसाइड कर देता है, कि जैसे आप क्या प्रोडक्ट्स में डील करोगे, क्या सेक्टर, क्या इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट परमानेंट होती हैं। हल्का पुल्का वेरिएट कर सकते हो, बट मोर और लेस वो परमानेंट डिसीजंस होते हैं, एक ही बार लिए जाते हैं और उसका डिसीजन का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक आपको पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके करियर में आपने 10th के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, अप टू 10th देखो अलग है। 10th के बाद आपने एक मेजर डिसीजन लिया कि आपको साइंस, आर्ट या कॉमर्स में जाना है, वो आपके लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। अब अभी तक आप उसको भुगत रहे हो कि काफी बार लोगों को सपने आते हैं ना, काश मैं साइंस ले लेता, या साइंस वालों को लगता है काश मैं कॉमर्स में होता। तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। फिर सीएस आपने करियर चूज किया, ये भी आपके लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, और अब आप उसी में हो। कुछ लोग भुगत रहे हैं, कुछ लोग आगे निकल गए हैं, तो अलग अलग स्टेज पे आप हो। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। देखो, अब आपका पूरा फील्ड डिसाइड हो गया है, इतनी आसानी से इसको आप नहीं बदलते हो। ठीक है, इतनी आसानी से आप इसको अब नहीं बदलते हो। ठीक है, फिर लाइफ में और भी बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, आप शादी करोगे, बच्चे करोगे, सब वो भी बहुत सारी चीजें, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। चलिए, तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस आप अपने लाइफ में भी लेते हो, सिमिलरली बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या होना जरूरी है, क्लियर कट विजन, कि आपका क्या अल्टीमेट गोल है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हासिल करना चाहती है, उसी डायरेक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। फिर 3-4 लोगों ने डेफिनेशन दी है, सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। चैंडलर ने क्या किया है डिफाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट दीज गोल्स। ठीक है, मतलब सब लगभग यही बातें बोलेंगे कि आपको गोल क्या हासिल करना है। अब उसके लिए जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं, आपको कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है, मैनेजमेंट पूरा डिसाइड करना होता है, विजन मिशन आपको पूरा प्लान करना होता है, प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज बनाने होते हैं। तो ये जो भी पूरा टॉप मैनेजमेंट का काम है, ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिक लेवल का ही होता है। ठीक है, तो ग्लुइक ने क्या बोला है, दैट सेट्स ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस व्हिच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। पीन एंड न्यूम्स ने क्या कहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटीज विच हैज वाइडर रेमिफिकेशंस, बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस होते हैं उसके। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप लेते हो, क्रिटिकल रिसोर्सेज को आप डिवाइड करते हो ताकि आप एनवायरमेंट के अपॉर्चुनिटीज के साथ डील कर पाओ। हैम्ब्रिक एंड चेन ने क्या कहा है कि इट इज द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव टेकन बाय कंपनीज टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, इसने साफ साफ बोला है कि ये टॉप मैनेजमेंट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड असेसमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। ठीक है, यानी सबका देखो स्कोप अलग है, डायरेक्शन सेम है, सबका मानना है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, लेकिन उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो थोड़ा अलग अलग लोगों के हिसाब से स्कोप अलग अलग है। ठीक है, therefore it is understood from the analysis of above definitions that strategic management provides an overall direction to the organization and includes specifying the organization's objectives, policies, plans designed to accomplish these objectives, और उसी के हिसाब से फिर आप क्या करोगे, allocating the resources for the implementation of the plan। जो आपका फोकस है, जहां आपको जाना है, उसी के हिसाब से आपको रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है ताकि डिजायर्ड इंपैक्ट क्रिएट हो पाए। फिर है माइकल पॉटर, जो अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। माइकल पॉटर आइडेंटिफाइज 3 प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग अ स्ट्रैटेजी। पहला है क्रिएटिंग अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन, मार्केट में आपकी फील्ड में आपका एक यूनिक पोजीशन होना चाहिए। मेकिंग ट्रेड ऑफ्स बाय चूजिंग व्हाट नॉट टू डू, आपके मन में यह भी क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या रास्ता नहीं अपनाना है, क्या प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है। तो क्या करना है ये तो हर इंसान फोकस करता ही है, हर कंपनी इसके बारे में सोचती है, विजन मिशन में भी लिखती है, पर कंपनी को यह भी क्लियरली पता होना चाहिए कि उनको क्या नहीं करना है। बाय एंड क्रिएटिंग फिट बाय अलाइनिंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3-4 बार आएगा। अलाइनिंग द कंपनीज एक्टिविटीज विद वन अनदर टू सपोर्ट द चूजन एक्टिविटी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन, ये भी अलाइनिंग, अलाइनमेंट का क्या मतलब है, गाड़ियों में भी अलाइनमेंट होता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आपने सुना ही होगा, इसका अलाइनमेंट खराब हो गया है, चक्का घूम रहा है, तो अलाइनमेंट ठीक करते हो आप, तो बराबर अलाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक डायरेक्शन में पूरी गाड़ी को लेके जा सकें। ठीक है, जितना अलाइनमेंट खराब होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होता है और उतना टाइम वेस्ट होता है आपका, और उतना आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते हो। ठीक है, तो पॉर्टर ने 3 प्रिंसिपल्स कहे थे, क्या क्या बोले थे साथ साथ में बोल देता हूं। नंबर 1, यूनिक एंड वैल्यूएबल मार्केट पोजीशन आपकी होनी चाहिए। व्हाट नॉट टू डू, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और आपको सारे एक्टिविटीज अलाइन करने हैं विथ वन अनदर इन द चूजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, टू सपोर्ट द चूजन स्ट्रैटेजी। तो 3 चीजें उसने कही हैं कि 3 प्रिंसिपल्स एक स्ट्रैटेजी में होने चाहिए। अब है प्रोसेस क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ खास इसमें दिया हुआ नहीं है, ऊपर ऊपर से बताता हूं फटाफट कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो, डिसीजंस लेते हो, आपको एक सेट ऑफ चॉइसेस होते हैं कि एक ही ऑब्जेक्टिव आप अलग अलग ऑप्शंस या अलग अलग तौर तरीके से आप हासिल कर सकते हो। सेम जैसे अपन ने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था कि मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक ही चीज करने के, प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे जरिए होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप कर सकते हो, जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, तो आपको उनमें से एक चूज करना होता है। सिमिलरली जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे, तो आपका जो भी एंड गोल है, कंपनी का जो भी विजन मिशन है, वो उसको हासिल करने के उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एक ही तरीका, एक ही रास्ता नहीं होता है। गूगल मैप्स आप देखते हो ना, एक डेस्टिनेशन पे जाने के 2-3 रास्ते तो होते ही हैं। अब वो क्या क्या रास्ते हैं, उनको हर रास्ते को इंडिविजुअली आपको इवैल्यूएट करना होता है कि कौन सा बेस्ट रास्ता है, कौन सा बेस्ट
जो वे है वो फिट होता है आपकी फिलॉसफी के साथ, आपके स्ट्रक्चर के साथ, मैनेजमेंट की स्टाइल के साथ, कल्चर के साथ, बहुत सारे जो अपन पढ़ेंगे, आपका पूरा एनवायरमेंट जो होता है इंटरनल एक्सटर्नल, इसके साथ सबसे फिट क्या बैठता है वो स्ट्रैटेजी आप चूज करते हो, ठीक है। दैट विल एनेबल टू अकम्प्लिश द इंप्रूव परफॉर्मेंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ स्टैटिक बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेम हर जगह अपन पढ़ चुके हैं, कोई भी एक्टिविटी यहां पे वन टाइम नहीं, भले आप एक बार बनाते एक बार हो, पर उसको सूटेबली बार बार आपको मॉडिफाई करना जरूरी होता है ताकि वो अभी भी करंट एनवायरमेंट के हिसाब से रेलेवेंट रहे। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब जब भी आप उसको बनाते हो, जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई पॉलिसी बनाते हो, आप वो उस वक्त के फैक्टर के हिसाब से बनाते हो, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बनाते हो जो उस वक्त प्रेवलेंट थे। पर सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, एनवायरमेंट बदलते रहता है, चेंज होता है, वो डायनेमिक होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट इज डायनेमिक, वो बदलते रहता है, उसके फैक्टर्स इंटरेक्ट करते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं। तो हर वक्त आपको ये देखना होता है कि जो स्ट्रैटेजी आपने पास में बनाई थी वो अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है, या उसको सुटेबली मॉडिफाई करने की जरूरत तो नहीं है। इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है कि आप इसको मैनेज कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना नहीं रहे, स्ट्रैटेजी को मैनेज कर रहे अपन। और मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस अप्रेजल, जो मैंने आपको कहा, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उस वक्त के, उसको बार बार आपको अप्रेज करना पड़ता है कि बनाते वक्त क्या फैक्टर्स थे, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, उसमें अगर चेंजेस आए हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से सुटेबली आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना होता है। तो आप दो एनवायरमेंट पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ चुके हो। इमीडिएट जो एनवायरमेंट होता है जो आपसे इंटरेक्ट करता है, इमीडिएट वो होता है माइक्रो, और जो ग्लोबल लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे होता है, जो सबको अफेक्ट करता है, जो सबसे इंटरेक्ट करता है, जो कॉमन होता है, वो होता है मैक्रो एनवायरमेंट। सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड चूजिंग द बेस्ट बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स दैट मीट द ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर आफ्टर, ठीक है। ध्यान दो, अभी तो आप चूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी क्या करना है, बार बार रीअसेस करते रहना है। रीअसेसमेंट ऑफ सच स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस विच आर सीक्वेंशियल इन नेचर। एक के बाद एक 4 स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो 4 स्टेप में डिवाइडेड है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए क्या है, 4 फेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो 4 इंडिस्पेंसिबल फेजेस हैं। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, हल्का पुल्का सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, पर मोर और लेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, कि जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना चाहते हो सबसे पहले आपको एनवायरमेंट को स्कैन करना है। एनवायरमेंट 2 में डिवाइडेड होता है सर, माइक्रो एंड मैक्रो। तो सारे माइक्रो जो भी फैक्टर्स हैं उनको आपको एनालाइज करना होता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका इंपैक्ट आप पे कितना है और कैसा है। जो अपन एक माइकल पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल भी पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग उसी में कवर्ड है, ठीक है। तो आपको एनवायरमेंट को स्टडी करना है, सारे माइक्रो फैक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या इंपैक्ट है, किसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, कौन से कंट्रोलेबल है, कौन सा नहीं कंट्रोलेबल है, ये सब आपको स्टडी करना है। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों एनवायरमेंट को आपको डिटेल में पहले स्टडी करना है, ठीक है। तो वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट विल हैव टू रिव्यू, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं पूरी एक्टिविटी जो है वो कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो बीओडी एंड टॉप मैनेजमेंट will have to review the current performance. To review, organization will have to scan the internal environment for strength and weakness. ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, SWOT एनालिसिस। तो इंटरनल फैक्टर्स 2 हो सकते हैं, स्ट्रेंथ या वीकनेस। जो भी इंटरनल फैक्टर्स हैं वो या तो आपके लिए एक स्ट्रेंथ हो सकते हैं, अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो आपके लिए स्ट्रेंथ हो सकते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो स्ट्रैटेजी में। और अगर कोई चीज में आप पीछे हो तो आपके लिए एक वीकनेस होती है, ठीक है। और जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो ध्यान दो। तो इंटरनल एनवायरमेंट को काई के लिए स्कैन करना है फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को काई के लिए स्कैन करना है फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। द इंटरनल एक्सटर्नल स्कैन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग, ठीक है। क्या फायदा होगा, सिलेक्टिंग द स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स है जो हमको एक्चुअली अफेक्ट कर रहे हैं और जिसको स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको ज्यादा ध्यान देना है। स्ट्रेंथ है तो यूज करोगे, वीकनेस है तो कवर अप करोगे, अपॉर्चुनिटी है तो टैप करोगे, थ्रेट है तो जितना दूर भाग सकते हो उससे भागो, उसका इंपैक्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो ऐसे हर फैक्टर को आपको कवर अप करना है।
These have to be reviewed and redefined in relation to mission and objective. All the organizations have missions that define significance of their existence. ठीक है, सब मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, विजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म, कि आप कहां जाना चाहते हो और आप अभी कहां हो, आपका क्या अस्तित्व है, आप क्या करते हो, वो होता है मिशन, जो अपन आगे पढ़ने वाले. तो ये सब कनेक्टेड है. तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग. सेकेंड स्टेप करना है सर स्ट्रैटेजी बनाओ. बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो आपने एनवायरमेंट स्कैनिंग किया, उसके हिसाब से आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाओ. ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. जो भी आपके पास ऑप्शंस है, कि जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, जो भी तरीकों से आप जो भी रास्तों से उसको अचीव कर सकते हो, आपके लिए वो कौन सा बेस्ट है, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल स्टडी. एनवायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है. तो वो स्टेप होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन for accomplishing the organization objective and therefore attaining the purpose. After conducting scanning, managers formulate the 3 type of strategies बनाते हैं आप: corporate strategy, business strategy, function strategy. ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, corporate strategy मतलब पूरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी. पूरे मतलब अगर आप मल्टीपल बिजनेस में भी हो तो पूरा जो आपका ग्रुप है, जैसे रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस के पूरे ग्रुप की जो प्लानिंग होगी वो होगा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. फिर जो रिलायंस के डजन्स ऑफ बिजनेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस हैं, उनके लिए वो बिजनेस लेवल पे क्या बनाएंगे? बिजनेस स्ट्रैटेजी. एक एक्टिविटी जो आपकी है, एक बिजनेस जो है, उसके लिए जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, जो स्पेसिफिकली उसके लिए होती है, वो होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी. और बिजनेस के अंदर फिर बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं जो आप पढ़ते हो, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब, तो आप फंक्शनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाते हो. तो बड़ा ग्रुप है अगर, तो 3 लेवल्स में उसको डिवाइड किया जाता है. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. बिजनेस लेवल पे जो अपन पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू, तो उसके लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी बनेगी. और एक बिजनेस के अंदर जो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर रखते हो, अलग अलग फंक्शंस रखते हो, तो हर फंक्शन की भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रैटेजी. तो 3 टाइप के स्ट्रैटेजीज आप फॉर्मुलेट करते हो, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आने वाला है. ठीक है, तो कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल. फिर है जो वादा किया है निभाओ, मतलब स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसको इंप्लीमेंट करो. फॉर्मुलेशन जब आप कर रहे हो वो तो सिर्फ प्लानिंग है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज ऑल अबाउट प्लानिंग, एनालिसिस, सब ऑन पेपर होता है. ठीक है, तो उसके लिए जो स्किल सेट्स चाहिए होते हैं वो काफी अलग होते हैं. ये भी आगे एक्चुअली कंपैरिजन आएगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. उसमें हम काफी अलग अलग डायमेंशंस पे इन दोनों एक्टिविटीज को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मुलेशन जब आप कर रहे हो, जब आप सिर्फ सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ऑन पेपर या मीटिंग्स कर रहे हो. इंप्लीमेंटेशन लेकिन क्या है? एक्शन. डाउन द लाइन सारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉइज को स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करवाना, वो होता है इंप्लीमेंटेशन. तो सिर्फ फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं होना चाहिए सर, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए. टाइम टेबल्स तो पढ़ाई के सब लोग बना लेते हैं, टाइम टेबल्स तो पढ़ने के लिए सब बना लेते हैं, मस्त चिपका भी देते हैं, वीडियो भी निकाल लेते हैं, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन का कोई वीडियो नहीं बनाता कि एक्चुअली आप आपने फॉलो किया कि नहीं. 12 घंटे का शेड्यूल है तो 12 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं. इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. तो प्लानिंग तो आजकल आम झाम सब लोग कर लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एप्स आ चुके हैं, बहुत आसान हो गया आजकल प्लान करना. पर इंप्लीमेंटेशन आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है, जगह से हिलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा आपको करने पड़ते हैं. ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन इज द की, कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही अलग स्किल सेट्स, लीडरशिप, मोटिवेशन, बहुत सारे ह्यूमन आपको स्किल सेट्स लगते हैं, क्योंकि आपको लोगों से काम करवाना है. सिर्फ एक इंसान काम नहीं कर रहा है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन 50,000 एम्प्लॉइज आपके पास हैं तो 50,000 लोगों से वो काम करवाना, इट्स अ बिग टास्क. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. तो पुटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन. इंक्लूड्स डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर. आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आगे हम पढ़ने वाले. फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं कि आप अपने कंपनी को, अपने कंपनी के जो पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो कैसे डिवाइड करते हो, हायरार्की कैसे बनाते हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेस, उसी के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिसोर्सेस. डेवलपिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस. ठीक है, तो इसमें आपको सारे काम करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं इंप्लीमेंटेशन के दौरान. और लास्ट टाइप है उसको इवेल्युएट करो, स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन, कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई और इंप्लीमेंट की उसमें आपने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या आपने खराब किया. अगली बार जब मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो अब मैं क्या इससे सीख लूंगा,
ठीक है, ये फॉलोअप वाला एक पॉइंट है, हर जगह आता है कि आपकी सीख क्या है, आपने क्या अच्छे पॉइंट्स किए जो आपको आगे रिपीट करते रहने चाहिए, क्या गलतियां की जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, तो आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से इवेल्युएट कर लो। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस। की स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज आर appraising internal external factors that are the root of present strategies, measuring the performance and taking remedial or corrective actions। यानी पूरा वो कंट्रोल प्रोसेस जैसा ही है कि आपको अल्टीमेटली एक्शन लेना है, कुछ बदलाव करने हैं, कुछ गलतियां हैं जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलतियां क्यों हुई उनका रूट कॉज एक्शन, रूट कॉज मतलब आइडेंटिफाई करना है और उस पर आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। जिस भी इंसान की गलती होगी उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है ताकि अगली बार जब ये प्रोसेस हम कैरी आउट करें तो हमारे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वही है, कंट्रोल प्रोसेस टाइप ही है। इवैल्यूएशन ascertains that the organizational strategy as well as its implementation is in line with the objective। ठीक है, तो कितना हद तक आपकी स्ट्रैटेजी ने आपके ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कंट्रीब्यूट किया, आपकी स्ट्रैटेजी ने कितने हद तक आपकी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में कंट्रीब्यूट किया, ये हम इवैल्यूएशन में स्टडी करेंगे। These components are the steps that are carried out in a sequential manner। इसका सीक्वेंस फिक्स है कि पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग होगी, फिर फॉर्मुलेशन होगा स्ट्रेटजी, फिर इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा। तो ये 4 ही स्टेप्स हैं और इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, तो आपको इसी को नए स्ट्रेटजी बनाते तक आपको फॉलो करना होता है, बाकी कुछ खास काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर है लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब पिछले ही लेसन में हमने लीडरशिप तो पढ़ा ही था, याद आ रहा है कुछ, डायरेक्टिंग स्टेप पढ़ी थी, डायरेक्टिंग फंक्शन पढ़ा था। डायरेक्टिंग फंक्शन में फिर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी और उसमें आया था लीडरशिप। ठीक है, तो हमने वही चीजें यहीं पे रिपीट होगी कि लीडरशिप क्या है सर, इन्फ्लुएंस करना, लोगों से काम करवाना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो जो हम कह रहे हैं वो करें वॉलेंटरीली, अपनी इच्छा से वो लोग वो करें जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन हासिल करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में वॉलेंटरीली वो पार्टिसिपेट करें, तो वो होता है लीडरशिप। ठीक है, एज पर मी, इंसान का नाम है लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स to voluntarily make decisions and that enhance the prospects of the organizational long term success while maintaining the long term financial stability। ठीक है, तो लोगों को किस तरह से आप मोटिवेट करते हो कि वो आपके पीछे आए, जो आप हासिल करना चाहते हो, जो कंपनी हासिल करना चाहती है, कैसे वो वॉलेंटरीली उसमें पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है लीडरशिप रोल। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रैटेजिक गोल्स हासिल करने के लिए कर रहे हो, इसलिए लीडरशिप को स्ट्रैटेजिक लीडरशिप यहां पे कहा जाएगा। डिफरेंट लीडरशिप अप्रोचेस इंपैक्ट द विजन एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड पोटेंशियल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, अलग अलग अप्रोचेस हो सकती है, एक नजरिया, एक तरीका होता है लीडरशिप करने का। ठीक है, मतलब कुछ बहुत थोड़े से लाइट हार्टेड होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा सीरियस या स्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग ऐसा लीडरशिप पैटर्न्स होते हैं। वो आप खुद अलग अलग कंपनीज को एनालाइज करोगे, रिलायंस को, टाटा का देखो स्टाइल पूरा अलग है, रिलायंस का अलग है, इन्फोसिस का अलग है, तो आप रियल लाइफ में जो कंपनीज हैं, बिजनेस न्यूज आती है, वो जितना पढ़ोगे ना सर उतना आपको अच्छे से चीजों को कोरिलेट करने का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबके एक लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, हर लीडर देखो एक जैसा नहीं होता है, और आप खुद कोई भी कंपनी को फॉलो करते हो, कोई भी आपकी पसंदीदा कंपनी होगी उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि हर लीडर का एक अलग ही स्टाइल है कि वो कैसे लोगों से काम करवाता है। टू सक्सेसफुली डील विद द चेंज ऑल एग्जीक्यूटिव नीड्स द स्किल्स एंड टूल्स फॉर बोथ। ठीक है, स्किल्स लगती हैं और टूल्स लगेंगे फॉर बोथ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। अब ये आता है क्वेश्चन, ध्यान दो। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप refers to the manager's potential to articulate मतलब कम्युनिकेट करना, विजुअलाइज करवाना, आर्टिकुलेशन, कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सब्जेक्ट का इमेजिनेशन अगर दे रहा हूं कि ये इसमें क्या होगा, तो मैं आर्टिकुलेट कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं समझने में, विजुअलाइज करने में कि वो चीज क्या है, हम एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट द स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट गाइड, फिर उसको हासिल करने में आप उनको क्या हेल्प करते हो एम्प्लॉइज को, टू मोटिवेट गाइड इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट विजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो आपको पंचवर्ड क्या ख्याल में रखना है, आर्टिकुलेट, ठीक है। मैनेजर्स पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट द विजन इज कॉल्ड एज लीडरशिप। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज यूटिलाइजिंग द स्ट्रेटजी इन द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर आप एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहे हैं मतलब उनसे काम करवा रहे हैं ताकि आप एंटरप्राइज का गोल हासिल करवा पाओ, तो वो भी एक लीडरशिप ही है। इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मेंबर्स एंड टू अकम्प्लिश द चेंज। अगर चेंज आपको लाना है, स्ट्रैटेजी बदलनी है, तो दैट इज ऑल्सो अ चेंज। तो उसके लिए फिर भी लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनको बताना पड़ेगा रीजन कि क्यों हम कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, अब ऐसा क्या बदला कि हमको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी, न्यू स्ट्रैटेजी में जल्दी से जल्दी स्विच होना क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नहीं किया तो क्या होगा, लेट हो गए तो क्या होगा, ये सब आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना जरूरी होता है अगर आपको उनका सपोर्ट चाहिए तो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लीडर्स जनरेट, अब यही सब जो है बड़े डिसीजन जो आपको लेने हैं कि आपको स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, आपको रिसोर्सेस असाइन करने हैं, अलग अलग फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन सारे रिसोर्सेज आपको एलोकेट करने पड़ेंगे, और आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन डाउन द लाइन स्ट्रैटेजिक विजन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। टॉप मैनेजमेंट बताएगी कि हम क्या चाहते हैं, और वो नॉर्मली विजन एंड मिशन के थ्रू वो कम्युनिकेशन होता है। स्ट्रैटेजिक लीडर हैव टू वर्क इन अ अनसर्टन एनवायरमेंट ऑन अ वेरियस स्ट्रैटेजिक इश्यूज। अब ये काफी लीडर के वो सब दिए हुए पॉइंट्स ध्यान दो, ठीक है। तो उनको अनसर्टन एनवायरमेंट फेस करना पड़ता है, मतलब इतना आसान काम नहीं, ये एक्सपीरियंस वाला और बहुत ही जिसमें अच्छे ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो सिचुएशन से डील कर सकता है, ज्यादा घबराता ना हो, पेशेंस हो, बराबर, एनालिटिकल स्किल्स हो, तो ये सब चीजें उनमें होनी चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ लीडरशिप इज द स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी, कि स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं उसका फायदा होना चाहिए। पूरा हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने इतना टाइम दिया, फॉर्मुलेट किया, एनवायरमेंट स्कैन किया, इंप्लीमेंट किया, तो ये पूरा जाया ना जाए। प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। हम चलो पूरा तो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं, पर कितना एक्यूरेटली हम कितना ज्यादा हासिल कर सकते हैं, उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि कितना आपका अचीवमेंट होगा, एंड गोल कितने हद तक आप अचीव कर सकते हो। अनदर एम ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज टू जनरेट एन एनवायरमेंट, एक ऐसा इंटरनल एनवायरमेंट आप क्रिएट करो इन विच एम्प्लॉइज मैच, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मैच करना है बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल जॉब। आपको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। याद आ रहा है 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें से पढ़ा था कि दोनों को मैच करो, कि आप इंडिविजुअली एज ए एम्प्लॉय जो हासिल करना चाहते हो और जो ऑर्गेनाइजेशन हासिल करना चाहती है, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही हैं। अगर आप हेल्प करोगे ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल अचीव करने में, तो इनडायरेक्टली आप भी इंडिविजुअल लेवल पे वो अचीव कर लोगे जो आपको करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लीडर्स इंस्टिल कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन वगैरह सब पढ़ा था अपन ने, वही है कि लीडर का एक काम है कि वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करे एम्प्लॉइज में कि आप कर सकते हो, हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके पास सब कुछ है जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उसके लिए हर चीज अवेलेबल है और आप कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस टू एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो देयर ओन आइडियाज, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि आप चलो तरीका बदल सकते हो, गोल नहीं बदलेगा, गोल तो यही है, टारगेट यही है, अब तरीका आप डिसाइड करो। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लीडर्स को देनी होती है कि तरीका आप डिसाइड करो, बाकी ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, वो आपको हासिल करना है। टू फॉलो देयर ओन आइडियाज येट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल्स, ठीक है। डायरेक्शन गोल नहीं बदलेगा। स्ट्रैटेजिक लीडर्स में हैव बेटर यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव सिस्टम। उनको पता है कि कुछ लोग या मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं कि अगर वो ज्यादा एफर्ट लेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे, तो उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा वेजेस मिलेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर भी काफी हद तक काम करता है, क्योंकि इंसान की फितरत तो नहीं बदलती ना। यस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सब लोग पैसे, रिवॉर्ड और इससे मोटिवेट नहीं होते हैं, बट ट्राई करने में क्या है, आप ट्राई कर सकते हो कि ये कितने लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। और जो नहीं होते हैं, फिर आप एनालाइज करो कि वो क्या चीज से फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर आप उनके लिए कुछ और तरीका यूज करो, ठीक है। तो कुछ वेजेस लेते हैं, कुछ लोग इसॉप लेते हैं। अब आप लॉ पढ़ रहे हो, सब आपको पता ही है, इसीलिए तो इसॉप भी होते हैं ना। अगर सबको कैश ही चाहिए होती तो इसॉप तो चलते ही नहीं ना। इसीलिए आपको समझना है कि किसको क्या देना है, ऑफर करना है, कौन क्या लेवल पे काम करता है, किसकी क्या विजन है, कौन कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहा है, कौन कंपनी में लंबे समय तक बने रहना चाहता है, वो अपनी कंपनी समझ के काम कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, ठीक है।
फॉर एनकरेजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज। फंक्शनल स्ट्रेटजी लीडरशिप इज अबाउट, अब फंक्शनल लेवल पे भी आप लीडरशिप रोल अपना सकते हो, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे भी है, बिजनेस लेवल पे भी है, फंक्शनल लेवल पे भी है, क्योंकि हर लेवल पे आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। जब तक आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, आप एक लीडर हो, आप एक लीडर हो। आपके अंडर में 2 भी लोग हैं ना तो भी आप लीडर हो, आपके अंडर में 200 लोग हैं तो भी आप लीडर हो, आपके अंडर में 2000 लोग हैं तो भी आप एक लीडर ही हो, रोल सेम ही होता है, ठीक है। तो फंक्शनल लेवल पे भी हो सकता है। फंक्शनल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिविटी, कि ग्राउंड लेवल पे जो आपका काम है, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, रिसोर्सफुलनेस, कम रिसोर्स में ज्यादा काम करना, प्रिपेयरिंग टू असिस्ट एन इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिव एंड गोल, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे भी लीडरशिप का रोल होता है। तो बहुत ही जेनरिक पॉइंट्स है, आगे बढ़ते हैं। अब है सर आपका रोल, कि एज अ स्ट्रेटेजिक लीडर आप क्या रोल प्ले करते हो, लीडरशिप रोल्स क्या हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। 2-3 बहुत ही ऑब्वियस से पॉइंट्स हैं इसमें, जो वर्ड से 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे पॉइंट्स को आपको ज्यादा बार पढ़ना है जो नाम से कनेक्ट नहीं हो रहे। नाम से ही जो कनेक्ट हो रहे हैं तो सर वो तो ऑब्वियस आंसर्स हैं, आप क्वेश्चन में ही, मतलब ऑप्शंस में ही आपको आंसर दिख जाएगा, तो वो थोड़े 2-3 पॉइंट्स इजी लगेंगे। पर ऐसी पॉइंट्स जो आपको नाम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, बोलो। तो पहला काम है, पहला रोल है नेविगेटर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, नेविगेशन, कि जब भी आप एक जर्नी पे हो, आपको डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेविगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शिप्स वगैरह में नेविगेशन आपको पता ही होगा, शिप्स में, वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो स्ट्रेटेजिक लीडर है उसको एक नेविगेटर का भी काम करना पड़ता है, उसी को बताना पड़ता है कि हमको क्या डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि और कोई नहीं है बिजनेस में जो ये इसके बारे में सोच पाए। ये आप ही का काम है, ये लीडर का ही काम है कि वो डायरेक्शन बताए, ठीक है। तो नेविगेटर का मेनली काम क्या है, डायरेक्शन बताना, कि हमको कौन से तरफ जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, क्लियरली एंड क्विकली। अब देखो, रास्ता कब चाहिए, जब हम भटक गए हैं। अगर हम रास्ते पे ही हैं, हमको पता है कहां जाना है, तो नेविगेटर की थोड़ी काम है। नेविगेटर का कब काम है, जब हम भटक गए हो, गुम हो गए हो, भूल गए हो, आपको कहीं आप स्टक हो गए हो, तब रास्ता दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो क्लियरली एंड क्विकली वर्क्स थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द की इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू अफेक्ट द एक्शंस, टू इफेक्ट द एक्शंस, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्सिटीज में आप फंस गए हो, तब क्लियरली प्रॉब्लम्स को समझना और रास्ता दिखाना, ये काम है नेविगेटर का, ठीक है। की इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। कुछ ऐसे पंचवर्ड्स आप हाईलाइट करते जाओ। फिर है स्ट्रैटेजिस्ट, ये तो बेसिक काम है कि स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाओ मतलब आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो, आप कैसे, आपका क्या मतलब रास्ता आप क्या अपनाना चाहते हो, कि आप जो भी गोल है वो कैसे हासिल करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। डेवलप्स अ लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन, जो मैं कह रहा था, आपका तरीका क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप कैसे एंड गोल को हासिल करने वाले हो, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन और सेट ऑफ गोल्स टू अलाइन विद द विजन, ठीक है। तो पंचवर्ड क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन। तो लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन जो डेवलप करता है वो है स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर, बरोबर, ये तो रिस्क अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करता है और प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू मार्केट्स, ठीक है। तो रिस्क, इससे रिस्क ही समझ में आता है। तो आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स अपॉर्चुनिटीज, तो वो आएगा एंटरप्रेन्योर। फिर है मोबिलाइजर, क्या मोबिलाइज करेंगे, रिसोर्सेस, आपको सारे रिसोर्सेस मोबिलाइज करने हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन, सारे रिसोर्सेस मोबिलाइज अगर आप कर रहे हो तो वो आपका रोल कौन सा है, मोबिलाइजर। प्रोएक्टिवली builds and aligns stakeholders capabilities and resources for getting things done, ठीक है। तो ये आ गया आपका पंचवर्ड, बिल्ड करता है, अलाइन करता है स्टेक होल्डर्स को, कैपेबिलिटीज को और रिसोर्सेस को, ताकि आप डिजायर्ड गोल हासिल कर पाओ क्विकली एंड अचीविंग द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव। फिर है टैलेंट एडवोकेट, कि आपको टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, टैलेंट ढूंढो, टैलेंट को रिटेन करो, बरोबर।
तो ये काफी ऑब्वियस है क्योंकि यहां पे आपको पंचवर्ड दिख ही जाएगा, टैलेंट। ठीक है, टैलेंट टैलेंट, तो ये मतलब ऑब्वियस है। इस पे क्वेश्चन आ गया तो मतलब आप समझ जाओगे, एचआर वाला काम है ये। तो एचआर मतलब वो टैलेंट एडवोकेट, यानी एक ही काम है इसमें जो एचआर वाला है, तो वो है टैलेंट एडवोकेट। ठीक है, अट्रैक्ट्स, डेवलप्स एंड रिटेन्स। ठीक है, अट्रैक्ट करना, डेवलप करना और रिटेन करना, तीनों काम है। सिर्फ लाया, रिटेन ही नहीं किया, वो जॉब छोड़ के चले गया, तो भी आप काम अपना ढंग से नहीं कर रहे हो। तो लाओ, उनको डेवलप करो, अपने काम करने लायक बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो और फिर उनको रिटेन करो। ठीक है, तो अट्रैक्ट्स, डेवलप्स, रिटेन्स टैलेंट टू एंश्योर राइट पीपल एट द राइट जॉब। ठीक है, राइट स्किल्स हैं आपके पास, आप मोटिवेटेड हो और आप राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होना बहुत आपका जरूरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा एचआर वाला है, तो आप समझ जाओगे टैलेंट एडवोकेट। फिर है कैप्टिवेटर, कि लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, उनको कैसे मोटिवेट रखना है। बिल्ड्स पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ठीक है, उनको पैशनेट बनाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो वो है कैप्टिवेटर। आप कैप्टिवेट कर रहे हो, आप बिल्ड कर रहे हो पैशन को, कि कैसे दोनों की मंजिल एक ही है, तो दोनों को मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, दोनों की मंजिल एक ही है, कैप्टिवेटर। फिर है ग्लोबल थिंकर, नाम में मीनिंग है ग्लोबल थिंकर, कि आपको ग्लोबल लेवल पे आप सोच रहे हो, कंट्री लेवल, वर्ल्ड लेवल पे आप सोच रहे हो कि कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ठीक है, आप छोटे से मार्केट, सिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप ग्लोबल थिंकर के बारे में सोच रहे हो सकता है आप एक्सपांड करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो और भी कंट्रीज में ऑपरेट करना चाहते हो, तो वो एक जो फीचर एक लीडर में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल थिंकर। इंटीग्रेट्स, ध्यान दो क्या करता है ये, इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू डेवलप अ वेल इन्फॉर्म डाइवर्स पर्सपेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, कोरिलेट करता है और उसको कैसे मतलब ग्लोबली आप उसको कैसे फायदा ले सकते हो, कैसे आप एक्सपांड कर सकते हो, ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, उसमें फिर आप उसको आगे चल के यूज करोगे। फिर है चेंज ड्राइवर, कोई भी चेंज हो सकता है, सिस्टम का चेंज, स्ट्रक्चर का चेंज, कोई भी बड़ा बदलाव अगर आप ला रहे हो तो चेंज ड्राइवर भी कौन है, स्ट्रेटेजिक लीडर। स्ट्रेटेजिक लीडर को ही वो चेंज को ड्राइव करना है, लोगों को मोटिवेट करना है बाय प्रॉपरली आर्टिकुलेटिंग, प्रॉपरली कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, और आप उनका साथ लो कि भाई ये चेंज जरूरी है। कि चेंज किसी को पसंद नहीं है, चेंज से लोग भागते हैं, कोई बदलना नहीं चाहता, पूरी दुनिया को लोग बदलना चाहते हैं पर खुद नहीं बदलेंगे। तो ये आपको खुद को ही पता होगा कि आप टीचर्स को बदल दोगे, आईसीएसआई को भी बदल दोगे, लेकिन आप खुद नहीं बदलोगे। खुद को बदलने के बारे में कोई सोचता ही नहीं एक्चुअली, पूरी दुनिया को बदलने के लिए वो चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है, तो चेंज ड्राइवर भी स्ट्रेटेजिक लीडर को ही ये काम करना होता है। ठीक है, क्रिएट्स एन एनवायरमेंट दैट एम्ब्रेसेस चेंज, जो चेंज को आसान बनाए, उसको लॉजिकल बनाए। अगर आपने लॉजिक बता दिया कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों ये बदलाव जरूरी है और कैसे इस बदलाव से आप ही का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, तो आपने एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो एक प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर, ठीक है, मेक्स चेंज हैपन। ठीक है, चेंज अपने आप नहीं होते, ये अज्यूम करना बहुत ही मतलब बचकाना होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो सब लोग हेल्प करेंगे, अज्यूम नहीं करना है उसको, मतलब इट शुड मेक इट हैपन। ठीक है, ऐसे आपको चेंजेस, ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी जिससे वो फैसिलिटेट हो, इवन इफ द चेंज इज रेडिकल एंड हेल्प अदर्स टू एक्सेप्ट द न्यू आइडिया। ठीक है, बहुत ही बड़ा बदलाव हो और एक्सेप्टेबल, लोग आपके आइडिया को एक्सेप्ट करें, चेंज को एक्सेप्ट करें, जो आप चीजें हासिल करना चाहते हो वो उनको लॉजिकल लगनी चाहिए, उनको कनेक्ट करनी चाहिए, तो वो हेल्प करेंगे डेफिनेटली पॉजिटिवली। तो ये जो रोल है एनवायरमेंट क्रिएट करना ताकि चेंज को एम्ब्रेस किया जाए, चेंज पॉसिबल हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे चेंज ड्राइवर। फिर है गार्डियन, एंटरप्राइज गार्डियन, कि बचाओ एंटरप्राइज को अलग अलग चीजों से। एंश्योर स्टेक होल्डर वैल्यू थ्रू करेजियस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसको बचाना है, शेयर होल्डर्स वैल्यू को। एंश्योर शेयर होल्डर वैल्यू थ्रू करेजियस डिसीजन मेकिंग दैट सपोर्ट्स द एंटरप्राइज और यूनिट वाइड इंटरेस्ट, दीज अब हो गया। ठीक है, तो गार्ड करने में क्या है, शेयर होल्डर्स वैल्यू को आप प्रोटेक्ट करो। ठीक है, थ्रू करेजियस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मुश्किल समय में जब आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे तो आप
शेयर होल्डर्स के एंगल से सोचो, ओनर्स को प्रोटेक्ट करो, तो वो जो रोल आप निभा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज गार्डियन, एंटरप्राइज गार्डियन। ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल दिया हुआ है कि दीज 9 रोल्स आर इंपॉर्टेंट एट सीनियर लेवल्स, सीनियर स्ट्रेटेजिक लेवल्स, एंड बिकॉज दे हेल्प द लीडर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू टू बी अ स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है, क्या करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक लीडर बनने के लिए, ये इससे पता चलता है। ये क्वालिटीज हैं एक ही इंसान में होती हैं। दे एड्रेस द ब्रॉडर चैलेंजेस लीडर्स फेस एज दे ट्रांजिशंस फ्रॉम मैनेजिंग मोर नैरोली फोकस्ड सिलोस टू टेकिंग ऑन द चैलेंजेस ऑफ मोर एंटरप्राइज वाइड लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप में भी आप बहुत सारे लैडर्स चढ़ते हो कि आप फंक्शनल लेवल पे लीडर हो, फंक्शनल लेवल पे आप हेड कर चुके हो, आप लीड कर चुके हो, टीम 50 की होगी, 50 लोगों को आप लीड कर चुके हो सक्सेसफुली, फिर आपको एक बड़ा फिर रोल दिया जाएगा, लीडर का ही रहेगा पर अब आपके अंडर में ज्यादा लोग रहेंगे, तो लीडरशिप में भी आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या रोल निभाने पड़ेंगे, 9 के 9 रोल हर लेवल पे नहीं लगते। यस, आप हाईएस्ट लेवल पे हो तो ये सारे रोल आपको निभाने पड़ेंगे, पर जैसे से आप नीचे से ऊपर जाते हो रोल्स आपके धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरे 9 के 9 पॉइंट्स याद नहीं करने, ये थोड़ी आपको पूछा जाएगा। आपको या तो मैच द पेयर आ सकता है या फिर रोल दिया रहेगा, आपको पहचानना है कि उसमें क्या करना पड़ता है, या क्या कर रहा है तो क्या रोल निभा रहा है, आपको इस टाइप से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर एक अलग ही दुनिया चालू कर दी आईसीएसआई ने कि सीएस के एंगल से बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हाउ फार इट इज रेलेवेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। कंपनी सेक्रेटरी के जीवन में उसके काम करते दौरान स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है। ठीक है, वो इसमें डिस्कस किया गया है, तो इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड दिया है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा काम का नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ये क्या कह रहे हैं इतना सारा, कि ट्रेडिशनली भाई कंपनी सेक्रेटरी प्रोसीजरल काम ही करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, कॉम्प्लायंसेस करवाते हैं, एनुअल रिटर्न्स भरते हैं, तो उनका काम प्रोसीजरल होता है, ऐसा मतलब ट्रेडिशनली ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा इंप्रेशन है बिजनेस कम्युनिटी में कि यार सीएस मतलब प्रोसीजर्स का काम करता है बस, कॉम्प्लायंस, पर ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत बड़ा रोल कंपनी सेक्रेटरीज पे दिया है बाय क्लासिफाइंग इट एज अ की मैनेजरियल पर्सोनल। तो जब आप एक किसी पर्सन को केएमपी में क्लासिफाई करते हो मतलब आप उसका एक वाइडर रोल अज्यूम कर रहे हो, तो अब उनका जो रोल है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, कि जो पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि जो भी मैनेजमेंट है वो बिजनेस को कैसे चला रही है, एथिकली चला रही है कि नहीं, सारे लॉज कॉम्प्लाइज कर रही है कि नहीं, पूरे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं, तो ये सब भी देखना आपका काम है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कंपनी सेक्रेटरी को एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर दिया गया है। ठीक है, और सीएसआर का भी काम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, तो कंपनी वो कर रही है नहीं कर रही है, जैसा लॉ चाहता है वैसा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी देखना कंपनी सेक्रेटरी का काम है। ठीक है, तो कैसे कंपनी सेक्रेटरी का रोल बढ़ रहा है, कैसे आप एक प्रोसीजरल कॉम्प्लायंस ऑफिसर से आप मैनेजमेंट का पार्ट बन गए हो, और इसीलिए आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पता होना और कंपनी कैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रही है इसका नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी आप जो आपको बड़े रोल दिए गए हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आप उसमें इन्वॉल्व होगे। ठीक है, तो यही सब दिया गया है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी वर्क एज अ स्ट्रैटेजिस्ट एंड नॉट एज अ सिंपल नॉलेज वर्कर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पंच वर्ड से मैं आपको बताते जाता हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा काम दिया गया है, और जब भी कंपनी डायलेमा में है, क्रॉस रोड पे है या डायलेमा में है, तो कौन सा रास्ता चूज करे, तो वो कंपनी को आपको गाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब है कि आप अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करते हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, स्टेक होल्डर्स से आप बातचीत करते रहते हो। ठीक है, तो अलग अलग लोगों से बातचीत करना भी आप ही का काम है, अलग अलग टाइप के लॉ पता होना, उनके अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए, फिर वो सब आपको डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो उसका इम्पैक्ट समझ पाए। तो डायरेक्टर्स को गाइड करना, चीजें बताना, अप टू डेट रखना, उनको इन्फॉर्म करना, ये भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। ठीक है, तो अलग अलग जो फील्ड्स हैं, कैपिटल मार्केट्स, कॉर्पोरेट लॉस, सिक्योरिटीज लॉस, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, नए नए जो लॉ आ रहे हैं, सेबी जो लॉ ला रहा है, आरबीआई जो लॉ ला रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझाना
बोर्ड को, ये भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है, ठीक है। तो बहुत ही वाइडर रोल मतलब सीएस का अब है, ठीक है। तो इट इज क्लियर दैट द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एनकम्पासेस ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस विच अ टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल नीड्स टू परफॉर्म। तो आपको मैनेजमेंट के साथ साथ सारा आपको उनको राय देनी है, उनको समझाते रहना है, उनको गाइड करते रहना है, उसका इम्पैक्ट समझाते रहना है। तो आप भी लगभग वही काम कर रहे हो जो टॉप मैनेजमेंट काम करती है। तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको भी पूरा पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप क्या क्या रोल निभाते हो? पहला है एडवाइजरी, कि आप एडवाइस करते हो, आप एक इंटरनल एडवाइजर हो। नॉर्मली लोग एडवाइस लेने बाहर जाते हैं ना, घर पे ही सीएस बैठा है तो वो सब गाइड करेगा, वो एडवाइस करेगा अलग अलग कॉर्पोरेट मैटर्स में। आप कंपनी सेक्रेटरी का इन हाउस एडवाइजरी ले सकते हो, ठीक है। तो आप किसको एडवाइस करोगे? बोर्ड मेंबर्स को, इंडिविजुअली डायरेक्टर्स को भी आप गाइड कर सकते हो। एज एडवाइजर टू बोर्ड मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद देम, प्रोवाइड इम्पार्शियल एंड अनबाइस्ड एडवाइस, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है कि बोर्ड बाइस्ड हो सकती है, प्रमोटर्स बाइस्ड हो सकते हैं, पर एक आप ही हो कंपनी सेक्रेटरी, जो आपकी ड्यूटी है कि आपको अनबाइस्ड रहना है, आपको लॉ का भी ख्याल रखना है, स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखना है, सबको बैलेंस करना है, वन साइडेड चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पार्शियल अनबाइस्ड आपका अप्रोच होना चाहिए, विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ही इज रिक्वायर्ड टू ऑफर नेसेसरी असिस्टेंस टू द चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन को भी आपको असिस्ट करना है ताकि वो सारा अपना काम अच्छे से कर पाए। ऑल द डेवलपमेंट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बोर्ड इवैल्यूएशन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डायरेक्टर्स का भी इंडक्शन एंड ट्रेनिंग होता है। कोई डायरेक्टर पैदा नहीं होता भाई, डायरेक्टर को भी सब बताना पड़ता है, काम क्या है, कैसा है, हमारे प्रोसेस क्या है, हमारे आर्टिकल्स क्या है, सब। तो उनके भी इंडक्शन एंड ट्रेनिंग होते हैं। तो उनमें क्या क्या उनको बताना चाहिए, लॉ के बारे में क्या क्या बताना चाहिए, लॉ के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या बतानी चाहिए, वो पूरे प्रोग्राम को डिवाइस करने में भी कंपनी सेक्रेटरी हेल्प कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिगरस प्लान फॉर द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, बरोबर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी बोर्ड या चेयरमैन का काम है, ये भी आप लॉ में पढ़ते ही हो। लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो और भारी सब प्रोविजंस हैं, तो उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग रिक्विजिट मेजर्स बेस्ड ऑन द रिव्यू रिपोर्ट्स। तो बहुत जेनरिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें एक्चुअली, और एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते जाता हूं मैं फटाफट। फर्दर, कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक लीड इन डेवलपिंग द टेलर इंडक्शन प्लान्स, ठीक है। इंडक्शन आपको नहीं करना है, इंडक्शन प्लान आपको बनाना है। वो जो कोर्स या जो भी आप मटेरियल बनाओगे, उसको मटेरियल बनाने में कंपनी सेक्रेटरी को हेल्प करना है, जितना भी कॉम्प्लायंस और लॉ का उसमें पार्ट होगा उसमें, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनाने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ऑल दीज टास्क आर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन। करना तो चेयरमैन को ही है, आपको सिर्फ उसमें हेल्प करना है, आपको वैल्यू ऐड करना है ताकि वो अच्छे से काम हो, क्योंकि आपको उसमें बेटर नॉलेज है। फिर है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। ये तो सबसे बड़ा काम है कंपनी सेक्रेटरी का, कि सारे स्टेक होल्डर्स का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है कंपनी का, वो कंपनी सेक्रेटरी होता है, कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। तो कॉम्प्लायंस ऑफिसर के ही डिटेल्स काफी जगह दिए भी जाते हैं, आप सेबी में, एसएलसीएम में पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज अ डिस्टिंक्टिव इंटरफेस बिटवीन बोर्ड एंड मैनेजमेंट, ठीक है। बोर्ड मैनेजमेंट के बीच में आप हो। गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप एक्चुअली पढ़ोगे, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि बोर्ड और मैनेजमेंट एक ही होता है, पर काफी बड़े बिजनेसेस में अलग अलग भी हो सकता है। गवर्नेंस के लिए आप अलग से भी, मतलब मैनेजमेंट मतलब गवर्नेंस, बोर्ड यानी नॉर्मल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके होते हैं, तो ये टीम्स अलग अलग भी होती हैं काफी कंसर्न्स में, ठीक है। ये एक्चुअली ऑडिट में आता है, ऑडिट आपको है नहीं तो आप उसमें, इसलिए आपको शायद पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरफेस है, एंड एज सच दे एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन बोर्ड एंड द बिजनेस। थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे कैन कोच the management to understand the expectations of and the value brought by the board. The company secretary has also important role in communicating with the external stakeholders, investors. Query के लिए सब में compliance officer का ही नाम दिया जाता है। Company secretary should work closely with the chairman and the board to ensure effective shareholders relations are maintained, ठीक है। तो communication भी आपका बहुत बड़ा काम है। फिर है flawless disclosures and reporting। ये तो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कि जितने भी कंपनीज डिस्क्लोजर्स देती हैं एनुअल रिपोर्ट में, या जितने भी रिपोर्ट्स आप बनाते हो अलग अलग लॉ पे डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अनलिस्टेड, वेदर यू आर लिस्टेड, वेदर यू आर पब्लिक कंपनी, वेदर यू आर प्राइवेट कंपनी, जितने भी एप्लीकेबल रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप डिस्क्लोजर्स देते हो अलग अलग रिपोर्ट्स में, वो सब फ्लॉलेस होनी चाहिए। फ्लॉलेस, एक भी गलती आपको नहीं करनी है। लॉ जो भी अलग अलग जगह पे एएस में, शेड्यूल 3 में, हर जगह जहां भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए और हर एक डिस्क्लोजर आपने देना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई भी लैप्स नहीं होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। तो इन recent years there has been increased emphasis in the quality of corporate governance, reporting and calls for increased transparency। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है by way of disclosures। Company secretary usually has responsibility for drafting the governance section of the company's annual report and ensuring that all reports are made available to shareholders according to the relevant regulatory or listing requirements। तो flawless reporting आपको करनी है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड कमिटीज, ये तो ट्रेडिशनल रोल है आपका, ऐतिहासिक काम, आप यहीं से तो आपका काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरीज का काम ही यहीं से स्टार्ट हुआ और आज ये बहुत ही छोटा सा काम रह गया है। ठीक है, द कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ लीडिंग रोल इन गुड गवर्नेंस बाय हेल्पिंग द बोर्ड एंड कमिटीज फंक्शन इफेक्टिवली एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर टर्म्स एंड रेफरेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। कि जो टर्म्स पे आपको रखा गया है उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो आप उसी हिसाब से काम कर रहे हो, तो वो भी देखना सेक्रेटरी का काम है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट गोज बियॉन्ड शेड्यूलिंग मीटिंग्स टू प्रोएक्टिवली मैनेजिंग द एजेंडा। ठीक है, प्रोएक्टिवली आपको एजेंडा भी बनाना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। एंश्योरिंग द प्रेजेंटेशन इज ऑफ हाई क्वालिटी, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। दिस शुड एनेबल डायरेक्टर्स टू कंट्रीब्यूट फुल्ली इन द बोर्ड डिस्कशंस एंड डिबेट्स। काफी बार होता है डायरेक्टर्स अवेयर नहीं होते चीजों के, तो प्रेजेंटेशन में आपको बहुत ही एक्सप्लिसिटली सारी चीजें कवर करनी है ताकि किसी को नहीं भी पता हो कोई पॉइंट तो वो उनको प्रेजेंटेशन के दौरान पता हो जाए, और वोटिंग के पहले दे शुड बी अवेयर कि वो वोट फॉर करें या अगेंस्ट करें। ठीक है, फॉलोइंग मीटिंग्स द कंपनी सेक्रेटरी शुड परस्यू एंड मैनेज फॉलो अप एक्शंस एंड रिपोर्ट ऑन द मैटर्स अराइजिंग। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल काम है आपका, मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड कमिटीज। फिर ये भी लगभग ट्रेडिशनल काम है, कॉम्प्लायंसेस। Business has to adhere to various laws and regulations for failing which they may invite various legal hassles। ठीक है, नोटिसेस, लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है, पेनल्टीज आपको लगेंगी, क्रिमिनल एक्ट है तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, तो बहुत भारी पड़ सकता है आपको नॉन कॉम्प्लायंस। A company secretary is required to ensure compliance with the various laws and regulations and from doing so he or she should be conversant with the laws। आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि लॉ क्या कहते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो अल्टीमेटली चाहते क्या है आपसे, ताकि आप वो ही करो। As well as the amendments that take place. For instance, in Indian context, company secretary has to be ensure compliance of the various laws, but not limited to Companies Act, SEBI Act, SICRA Act, rules and regulations में thereunder even जो आपके economic laws हैं, FEMA, Consumer Protection Act, Depositories Act, Environment and Pollution Control Laws और सारे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो भी लॉ आप पे अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉइज, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी, फैक्ट्री है तो फिर फैक्ट्री पे बहुत सारे लॉस अप्लाई हो जाते हैं। तो जो भी आपकी एक्टिविटी है, नेचर ऑफ एक्टिविटी है, लोकेशन है, लोकल लॉज भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या लॉ अप्लाई होते हैं और उनमें क्या क्या कॉम्प्लायंसेस आपसे एक्सपेक्टेड है, वो कैसे कब करने होते हैं, वो सब कंपनी सेक्रेटरीज को अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कॉम्प्लायंस आपका बहुत बड़ा रोल है। एंड लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन, ये भी अब बहुत ज्यादा रोल बढ़ रहा है। आप एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सीसीआई, आरओसी, आईटैट, टैक्स ट्रिब्यूनल जिसको आप कहते हो, आईटीएटी, उसमें भी आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अलग अलग फॉरम्स पे कंपनीज को आप रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। तो 6 बड़े रोल हैं। बोलो सर क्या क्या? एडवाइजरी, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, फ्लॉलेस रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग्स एंड कमिटी मीटिंग्स, कॉम्प्लायंस, रिप्रेजेंटेशन। 6 बड़े रोल हैं कंपनी सेक्रेटरी के, जिसमें मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अलग ही पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे, पूरा एनवायरमेंट है, कॉमर्स फील्ड का बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि भाई, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि 2 टाइप के बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोलेबल होते हैं, एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, फिर इंटरनल में अपन पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, एक्सटर्नल में पूरी लिस्ट पढ़ेंगे। तो कैसे आपको
इंटरनल को आप बदल सकते हो, एक्सटर्नल के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है क्योंकि अनकंट्रोलेबल है। तो यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हर फैक्टर को समझेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। तो आपको क्वेश्चंस मतलब कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल का एक आ सकता है, और एक आ सकता है कि कौन सा फैक्टर इंटरनल है, कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल है। कोई भी घुमा फिरा के उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये फैक्टर कौन सा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ internal factor, which of the following is not a internal factor, which of the following is a external factor, which is not a external factor। ऐसे टू फ्रो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट हेडिंग्स अच्छे से पता होनी चाहिए, फैक्टर्स अच्छे से पता होने चाहिए कि ये फैक्टर इंटरनल है या एक्सटर्नल है। क्लियर है, इतना ही एक्सपेक्टेड है। और जो काम के अंदर के कुछ दो तीन लाइंस कहीं काम होंगी तो वो भी मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करें। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, द टर्म एनवायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्चुअली काम की चीज क्या है, एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो हमारे कंट्रोल में है ना, वो तो हम कभी भी पॉलिसी चेंज करके चीजों को बदल के अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेनली व्हाट शुड बी वी कंसर्न अबाउट, वी शुड बी कंसर्न अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसको हम बदल नहीं सकते, उनका क्या इंपैक्ट होगा, उसके वजह से हमको क्या बदलाव करने पड़ेंगे, ये स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेनली इसलिए सब एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट को ही ज्यादा फोकस करते हैं, और फैक्टर्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन इवेंट्स रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अकम्प्लिश ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ठीक है। ऐसा आपको पता ही है कि हर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो करेंसी कमा के देता है, वो लेबर रख रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दे रहा है। तो आपको पता ही है कि बिजनेस कैसे पॉजिटिवली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अकम्प्लिश इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेक्स अवेलेबल वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप नीड सेटिस्फाई कर रहे हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम बट हैज टू टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर एनी फर्म एंड पर्स थ्रेट फॉर टू द फर्म। तो फैक्टर एक्सटर्नल वाले अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आपके लिए रहेंगे, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी है तो कैसे उसको टैप करें, कैसे उससे फायदा लें, और थ्रेट है तो कैसे उसका रिस्क को मिनिमाइज करें, कैसे उसको काउंटर करें, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस फर्म इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स विच आर द फोर्सेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दो, ये भी काम का है लाइन। वाइल द पॉलिसी मेकर्स एंड द मैनेजर्स ऑन द टॉप आर कंसर्न विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं मेन एक्सटर्नल ही होता है और टॉप मैनेजमेंट एक्सटर्नल से ही ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते और हमको अपने आप को ही बदलना पड़ता है। मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर कंसर्न विद द इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, टॉप एक्सटर्नल, मिडल एंड लोअर इंटरनल, ठीक है। अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब वही कुछ डेफिनेशंस हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। सब सेम है, एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है। सराउंड करती हैं, इसीलिए अफेक्ट करती हैं, उससे आप इंटरेक्ट करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आप पे पड़ सकता है। सेम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस विच अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। सेम क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। तो इन्होंने नाम दे दिए और कुछ नहीं, ऊपर उन्होंने शॉर्टकट ऑल, यहां इन्होंने 3-4 नाम दे दिए, कुछ खास फर्क नहीं है। सेम sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise, but business still depends upon them as they affect the overall performance and sustainability of the business। तो हर चीज से जिसको आपको फर्क पड़ता है इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस, वो होता है आपका एनवायरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पूरे नाम दिए इन टोटल, जो अपन अभी इंटरनल एक्सटर्नल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये रिपीट है, उसको बाद में पढ़ते हैं, मतलब नीचे ऑलरेडी वो कवर हो रहे हैं। अब एक मस्त एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अगर इनकम टैक्स रेट बढ़ गया तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है नहीं है। भले आप उससे गुस्सा होंगे, आप सोशल मीडिया पे ये वो लिख दोगे, पर आप उसको बदल नहीं सकते, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स रेट बढ़ गया या जीएसटी का रेट बढ़ गया
तो अब आपको उसका इम्पैक्ट समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से अब मुझे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट कितना कम होगा और मेरे गोल से मैं कितना और दूर हो जाऊंगा, या मेरी प्राइसिंग मुझे कुछ चेंज करनी चाहिए क्या, मैं उसको कैसे कवर अप करूंगा, पूरे इंडस्ट्री पे क्या फर्क है, बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो ये एक मैक्रो फैक्टर है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये वही सब समझाया हुआ है। चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट बाय गवर्नमेंट व्हाइल अनाउंसिंग द बजट मे मेक द कस्टमर्स रिड्यूस देयर कंजम्पशन, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के चेंजेस इन द टैक्स रेट, अब चेंज बताया नहीं है कि इनकम टैक्स रेट बढ़ाया है कि कम किया है। इनकम टैक्स रेट बढ़ेगा तभी तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा ना। आप पैसा कमा रहे हो, अब उस पर टैक्स आपको ज्यादा लग रहा है, तो जो कंजम्पशन के लिए आपके पास अमाउंट बचेगा वो कम बचेगा और इसलिए आपका कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। तो वो है reduce their consumption expenditure and reduce the quantity of goods purchased earlier from the company. Due to this macro level change, business will need to rework its pricing policy to adapt to the tax rate change. Here, even though the business had no participation in the tax rate change, still had to adapt this change by reworking its pricing policy to maintain the previous profits. ठीक है, तो आप ही को अपने आप को बदलना पड़ेगा। भले आपने इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपके वजह से नहीं हुआ है, बट स्टिल वो एक लॉ है जो आपको अब फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका गोल अब अचीव नहीं होगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो गोल अचीव नहीं होगा और आप गोल से दूर होते जाओगे, आपका प्रॉफिट कम होते जाएगा और आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आप को सुटेबली बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इन द चेंज सर्कमस्टांस ऑल्सो आप वो गोल अचीव कर पाओ, ठीक है। तो एक सिंपल ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं मैक्रो फैक्टर का। आगे बढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है कि ये स्टडी करना क्यों जरूरी है, स्टडी करने से आपका क्या फायदा होगा, ठीक है। तो पहला है आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक्शन प्लान आप बना पाओगे टू डील विद द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। आप फोरकास्ट कर सकते हो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं और कंपनी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये आप समझ पाओगे। फिर एक कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी आप एनालाइज कर पाओगे, फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्चुअल काउंटर मेजर्स कि उसने कुछ किया, उससे आपका अगर कुछ नुकसान होता है तो आप उसको काउंटर कैसे करोगे, आप उसको कैसे मिनिमाइज करोगे उसका इंपैक्ट, ठीक है। और फिर है बिजनेस को डायनेमिक और अप टू डेट रखने में आपकी मदद होगी, ठीक है। तो ऐसे 5 फायदे हैं अगर आप एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं तो। अब है क्या क्या, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स दो ही हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पहले स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक्सटर्नल में भी 2 चीजें में कैटेगराइज किया है, माइक्रो और मैक्रो। वैसे तो इन जनरल में बात करूं तो एक्सटर्नल नॉर्मली मैक्रो ही होता है। मैक्रो ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते और वो सबके लिए कॉमन होते हैं और उसका इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन माइक्रो लेवल पे, इमीडिएट लेवल पे भी कुछ एक्सटर्नल प्लेयर्स होते हैं जिनसे आप 1-to-1 डील करते हो। एक्सटर्नल में भी माइक्रो लेवल होती है जो आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं और वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, ऑल दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर, लीगल यानी लॉ, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनकंट्रोलेबल। और इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। फर्म हैव टू एडप्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एनवायरमेंट, ठीक है। फिर 2 में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल माइक्रो कि इमीडिएट आपके एनवायरमेंट में, आउटसाइड में इमीडिएट में कौन है। पहला है सप्लायर। सप्लायर आउटसाइड होता है और वो इमीडिएट है, 1-to-1 होता है, वो कोई कॉमन फॉर ऑल नहीं है, ठीक है। तो ये 1-to-1 है। फिर है कस्टमर्स, वो भी आउटसाइड है, 1-to-1 है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज जिनकी आप सर्विस ले रहे हो, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, ठीक है। ऐसे टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे हैं, ठीक है। पहला क्या है, सप्लायर। सप्लायर पे आप डिपेंडेंट हो, रॉ मटेरियल वो देगा तो आप फिनिश गुड्स बनाओगे, रॉ मटेरियल नहीं दे पाया तो आप फिनिश गुड्स कैसे बनाओगे, तो सप्लायर आपको इंपैक्ट करेगा। अब सप्लायर कैसे इंपैक्ट कर सकता है, प्राइसेस से। वो प्राइस बढ़ा देगा, आपको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, उसको ही आप इन्फ्लेशन कहते हो। वो प्राइस बढ़ाएगा, उसी को आप इन्फ्लेशन कहते हो ना। प्राइस बढ़ेंगे, इनपुट के कॉस्ट बढ़ते गए तो आपका प्रॉफिट सीधे कम हो जाएगा,
तो सप्लायर कितना प्राइस बढ़ा सकता है, उसका कितना पावर है, उसका कितना पावर है, कितने सप्लायर्स हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि सप्लायर का आप पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सप्लायर मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। अगर मैं एक फिनिश गुड प्रोड्यूसर हूं तो मेरे लिए नॉर्मली सप्लायर कौन होगा, जो रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई करता है। ठीक है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि सप्लायर क्या कर रहा है, क्या वो प्राइस बढ़ाने वाला है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो उतना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर पाएगा कि नहीं, तो सब आपको सप्लायर का ट्रैक रखना है। ठीक है, तो वो उतना सप्लाई कर पाएगा कि नहीं। स्कार्सिटी ऑफ इनपुट्स में ऑल्सो हैव अ बियरिंग ऑन द प्रोडक्शन शेड्यूल। अगर उसने प्रॉपरली रॉ मटेरियल नहीं बनाया तो आपके भी फिनिश गुड्स टाइम पे नहीं बन पाएंगे, तो आपको बार बार ट्रैक करते रहना है कि वो बरोबर रॉ मटेरियल बना रहा है कि नहीं और किस किस को सप्लाई कर रहा है, आपको आपके डिजायर्ड क्वांटिटी सप्लाई करेगा नहीं करेगा, ये सब आपको ट्रैक रखना है। ठीक है, फॉर स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स बिजनेस शुड हैव मोर देन वन सप्लायर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी एक सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमेशा सप्लायर में आपके पास एक और 2-3 ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, फिर है कस्टमर, कि कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है, कस्टमर की सारी नीड्स आपके प्रोडक्ट से फुलफिल कर लेनी है, आफ्टर सेल पूरी सर्विस देनी है, तो कस्टमर की नीड फुलफिल करते रहनी है, उसको सेटिस्फाई करते रहना है, तो वो जो भी आप बनाओगे वो खरीदते जाएगा। ठीक है, people who buy and use products and services are an important part of external microenvironment. A business may have diverse customers such as households यानी consumers, producers, retailers, government and foreign buyers. ठीक है, सबका देखो कंजम्पशन का पैटर्न, रीजन सब अलग अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस को बेच रहे हो और वो उस गुड्स का क्या करते हैं, वो खुद ही कंज्यूम करते हैं कि वो खुद और आगे बेचते हैं, या वो गवर्नमेंटल हैं और वो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सिंस सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज क्रिटिकल, बराबर सेल पे ही सब चीजें डिपेंडेंट होती हैं, ग्रोथ एंड सर्वाइवल आपका उसी पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इट इज नेसेसरी टू कीप द कस्टमर्स सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड नहीं है अगर, तो आपको इंपैक्ट करेगा, तो आपको नेगेटिवली मतलब इंपैक्ट करेगा और आपको हो सकता है अपने आप को चेंज करना पड़े, पॉलिसीज, प्रोडक्ट की डिजाइन, प्राइस, आफ्टर सेल सर्विस, कुछ भी आपको चेंज करना पड़ सकता है अगर कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है तो। फिर है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। ये भी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इमीडिएट आपके एनवायरमेंट में होता है, 1-to-1 मतलब माइक्रो लेवल पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इनका भी आप पे इंपैक्ट होता है। बैंक में कुछ बदलाव हो गए, बैंक ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, बैंक ने अपने सर्विसेज के रूल्स बदल दिए बिकॉज ऑफ आरबीआई, तो आपको भी इंपैक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, इन द फर्म्स एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरमेंट, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज प्ले एन एसेंशियल रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर्स। दीज आर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, जैसे ट्रांसपोर्ट फर्म्स, ये भी इसमें आती हैं, मीडिया फर्म्स, banks and insurance companies that assist in production, marketing and insurance of the goods against loss of theft, fire, etc. Business has to maintain healthy relation with them to carry out the business smoothly. ठीक है, फिर है competitors। ठीक है, compete आप जिससे करोगे, प्राइस या नॉन प्राइस कंपटीशन आपकी हो सकती है। ठीक है, और आपको बार बार कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आपकी पॉलिसी बदलते रहनी पड़ेगी ताकि आप अपने कस्टमर्स खो ना दो। ठीक है, तो कस्टमर रिटेन करने के लिए आपको कॉम्पिटिटर से लड़ना ही पड़ेगा। फिर है पब्लिक। अब ये पब्लिक का भी बहुत ही अलग फंडा है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें आते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, मीडिया ग्रुप्स, वुमेन एसोसिएशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स, लोकल ग्रुप्स, सिटीजन्स एसोसिएशंस। ठीक है, इन जनरल ये जो बिजनेसेस को ट्रैक करते रहते हैं कि वो एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। एनवायरमेंटलिस्ट है तो एनवायरमेंट के एंगल से सोचेंगे, विमेन वाले ग्रुप्स हैं तो विमेन पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, वो देखेंगे। कंज्यूमर का है तो कंज्यूमर के एंगल से देखेंगे कि प्रोडक्ट सर्विस का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं कंज्यूमर पे, तो ये भी जनरल पब्लिक में आते हैं। ठीक है, इनका भी इंपैक्ट आप पे पड़ सकता है और बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है आजकल सोशल मीडिया में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको भी आपको खुश रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे सर 5 फैक्टर्स हैं। बोलो क्या क्या है? सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। बोल रहे हो साथ साथ में 5 माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं। ठीक है, अब आते हैं मैक्रो फैक्टर्स यानी कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल।
तो क्या क्या आता है इसमें, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मतलब पूरे कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, जीडीपी रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन ये वो सब साइकिल्स कैसी चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और ये आपको या सबको ही कॉमनली अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फिलोसफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड साइकिल्स, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सेविंग्स, प्राइस लेवल, मनी सप्लाई, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई, पॉपुलेशन, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारा होता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और इसी से डायरेक्टली आपका इंपैक्ट होगा। हर चीज अच्छी चल रही है तो आपकी डिमांड अच्छी होगी, हर चीज आपको मिलते जाएगी, आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। और अगर हर चीज नेगेटिव चल रही है, रिसेशन चल रहा है, तो डिमांड कम मिलेगी, पैसे की किल्लत होगी, और मतलब आप फंस जाओगे, तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो इसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली एग्जाम्पल्स ही ख्याल में रखना है, ठीक है, कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आता है, इकोनॉमिक में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और क्या है, अब इसमें एक और अच्छा डिस्कशन दिया है कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट काफी हद तक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी के टाइप्स होते हैं ना, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अलग तरीके से काम करती है, उसका प्राइस डिसाइड करने का तरीका अलग होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में तरीका अलग होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में अलग होता है, और इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें अलग होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट को स्टडी करते वक्त पहले आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि हर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। तो वही सब इन्होंने दिया है कि कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव, सोशलिस्ट कैसे काम करते हैं, वेलफेयर मोटिव, मिक्स्ड वाले कैसे करते हैं, मिल के काम करते हैं, प्रॉफिट भी मोटिव होता है लेकिन किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को मिल के साथ में काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको देखना है। फिर है पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट, ठीक है। ये सब आपको अब काफी एग्जाम्पल्स पता ही होंगे, डे टू डे लाइफ में आप देखते ही हो कि पॉलिटिक्स बीच में आ गई तो वो हर बीच में घुस जाते हैं, मतलब आपका कोई लेना देना ही नहीं था पर पॉलिटिक्स बीच में आ ही जाती है, उनको अपना फायदा देखना ही होता है। और कहीं ना कहीं इवन इंस्टीट्यूट या आईसीएआई का भी जो हुआ था बीच में, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें भी पॉलिटिक्स बीच में घुस रही थी। तो मतलब कोई दायरा नहीं है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, पॉलिटिक्स का कोई ना कोई कनेक्शन आपको पड़ सकता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो आप जीआईजीएल में पढ़ते हो, आपका जो कंट्री का अपना स्ट्रक्चर है इंडिया का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये ट्राई स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है। तो इसी से पूरी गाड़ी चलती है अपनी इंडिया की, ठीक है। तो एक स्टेबल और डायनेमिक एनवायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनस्टेबल रहा तो क्या होगा, बार बार सरकार बदलते रहेगी, सरकार बदली तो सारे नियम बदलेंगे, उनका पूरा जो फोकस है वो बदल जाता है, तो सब चीजें बदलते रहती हैं, तो गलत होता है बिजनेस के लिए। बिजनेस को अगर ग्रो होना है, सस्टेन होना है मार्केट में, तो एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट होना जरूरी है। 5 साल तक कम से कम एक सरकार का होना जरूरी है, 5 साल के बीच बीच में भी बदल रही है तो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और लीगल एनवायरमेंट तो आपको पता ही है, बहुत सारे लॉज होते हैं भाई, प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स रहता है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग के लिए नॉर्म्स होते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नॉर्म्स होते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, बरोबर, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स आपको दिखानी होती है, सिगरेट्स वगैरह एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान देना है। मोनोपलीज में मोनोपली को भी रोकने के लिए लॉ है, कॉम्पिटिशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपको लीगल एनवायरमेंट भी समझना जरूरी है। फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, कि टेक्नोलॉजी क्या चल रही है आपकी फील्ड में, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा, कि आपको आपकी फील्ड का टेक्नोलॉजिकल स्टेटस पता होना चाहिए कि क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, हम कौन सी यूज कर रहे हैं, हम कितना पीछे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं, कितनी जल्दी हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को बदलना पड़ेगा, नहीं बदला तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना जरूरी होता है। फिर एक ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरमेंट, सब फ्री ट्रेड हो गया, आपको पता ही है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बरोबर, सब वही सब लिखा है कि आपको ग्लोबल लेवल पे अब पूरा एनालिसिस करना होता है, क्योंकि आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, बाहर के लोग भी इंडिया में आके काम कर सकते हैं, ठीक है, सब ग्लोबल है।
तो कंपटीशन सिर्फ अब आज इंडिया वालों से नहीं है, बाहर वालों से भी आपकी कंपटीशन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के भी जो प्रिंसिपल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, WTO के जो पूरा रेगुलेशंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए वाइल डूइंग द इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपको पता होने चाहिए। फिर है सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। तो इसमें क्या क्या आएगा, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, कंज्यूमरिज्म, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जिसको आप कहते हो, और एज ओल्ड और बच्चों के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कल्चरल, अब इसमें कल्चर भी दिया है, सोशियो मतलब सोसाइटी के बारे में, सोशियो मतलब सोसाइटी के बारे में, तो ये हमने पढ़ लिया। एनवायरमेंट मेनली इसमें आता है, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, ये सब। और कल्चरल बहुत ही इंडिया में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल कल्चर्स हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स होती हैं, सबके अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपको किसी को भी नाराज नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या चलता है, और उससे ज्यादा ये पता होना चाहिए किसमें क्या नहीं चलता है, क्योंकि जो नहीं चलता है और वो आपने कर लिया ना तो आप गए, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और ये आपने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहता, अमेजॉन ये वो बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, मैं जब पढ़ूंगा तो आपको क्लिक होगा, ध्यान दो। तो कल्चरल में देखो क्या आएगा, वैल्यूज एंड बिलीव्स क्या है, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है, बाइंग हैबिट्स क्या है, बाइंग कैपेसिटीज क्या होती है हाउस होल्ड्स की, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या अभी चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया बीफ इज नॉट ईटन बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर, तो आपको पता ही होगा, बीफ बैन है, काफी स्टेट्स में भी बैन है। सिमिलरली व्हाइट वेडिंग ड्रेसेस इज नॉट वेरी प्रेफर्ड इन हिंदू वेडिंग्स, business has to offer socially acceptable goods to maintain the positive business image and to survive competition। तो इसमें आए दिन आप न्यूज में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, कोई ना कोई बिजनेस कुछ ना कुछ वियर्ड चीजें करते रहता है और वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट उस पर पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, वहां क्या चलता है, वहां पे लोगों के क्या बिलीव सिस्टम्स हैं, क्या तौर तरीके हैं, नॉर्म्स है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, ठीक है। डेमोग्राफी में क्या क्या आता है, जेंडर रेशो, साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, रूरल अर्बन कितना डिवाइड है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, एजुकेशनल स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ द लेबर फोर्स, तो इसमें आता है डेमोग्राफिक, ठीक है। तो हल्का सा कनेक्शन आपको दिखेगा इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक में, पर काफी फर्क है उसमें, ठीक है। तो यहां लोगों के बारे में ज्यादा है, लोगों के बारे में ज्यादा है, ठीक है। जेंडर रेशो, उनके स्किल सेट्स क्या है, रूरल अर्बन डिवाइड कितना है, पॉपुलेशन कितना साइज है और कितने रेट से ग्रो हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो ये सब चीजों पे इसको कहते हैं डेमोग्राफिक, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया है कि भैया इंडिया चाइना है, हाईली पॉपुलेटेड है, तो उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी चाहिए रादर देन कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव ले लोगे तो फिर लोग तो भूखे मरेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेमोग्राफी क्या है, उसमें क्या सूट होगा, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा रिसोर्स चीपली एबंडेंटली अवेलेबल है, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर है नेचुरल एनवायरमेंट, मतलब फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब आएगा उसमें, रॉ मटेरियल्स, एनर्जी, natural resources, minerals, oil reserves, water and forest resources, weather and climatic conditions, port facilities, ये सब आता है नेचुरल एनवायरमेंट में, और ये लिमिटेड होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहिए, रिसाइकलिंग पे ध्यान देना चाहिए, या ऐसे सोर्सेस टैप करने चाहिए जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्सेस पे आपको मूव करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर आपका जो एरिया है उसमें हॉट टेम्परेचर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां एसी की डिमांड ज्यादा होगी। फिर अगर आपका हाईली पॉपुलेटेड एरिया है तो एयर प्यूरिफायर्स ज्यादा बिकेंगे। वाटर वेदर क्लाइमेट कंडीशंस से भी अफेक्ट होता है कि लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स क्या चलेगा हाउसिंग के लिए, फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक कितना अफेक्ट करेंगे, कौन से एरिया में कितने नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरमेंट भी आपको देखते रहना है। और फिर है इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। ये आपको इकोलॉजिकल मतलब वो बार बार ओजोन लेयर आपको याद आना चाहिए, ठीक है। ओजोन लेयर वाला पूरा कंसेप्ट है इसमें, पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। दो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, सोलर एनर्जी कैन बी replenished, yet business organizations are polluting these resources by dumping the chemical industrial waste in water and affecting the ozone layer. Environmental damage to water, earth and air caused by the industrial activity of mine can harmful for future generations. तो आपको
रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी देखनी चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली सो दैट द रेट ऑफ कंजम्पशन डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रेप्लेनिशमेंट। तो रेप्लेनिशमेंट भी साइड साइड होना चाहिए। ट्रीज ग्रो करो, प्यूरिफाई करो सारी चीजों को, ठीक है। और कंजम्पशन का जो रेट है वो रेप्लेनिशमेंट से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको कोशिश करनी है। तो ये सारे आपके मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बोलो क्या क्या है? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लीगल, सोशो कल्चरल, फिर आपका इकोलॉजिकल, नेचुरल, फिर अपन ने क्या पढ़ा और डेमोग्राफिक, और क्या था अभी जो पढ़ा? इकोलॉजिकल हो गया, नेचुरल, डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल, अच्छा ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल और इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल लीगल और इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये सारे एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं है, सब में बस आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, या जो दो तीन एग्जांपल मैंने पढ़े वो आपको ख्याल में रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। बोलो, पहला है वैल्यू सिस्टम। हर बिजनेस का, हर मैनेजमेंट का एक वैल्यू सिस्टम होता है, अप्रोच होता है कि वो किस हद तक एथिकली बिहेव करेगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। थॉट प्रोसेस समझ में आ गया, एथिकल बिलीव्स अगर आपको समझ में आ गए, तो अलग अलग सिचुएशंस में एक बिजनेस कैसे बिहेव करेगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एथिकल बिलीव्स मेनली यहां पे होती हैं, ठीक है। एथिकल बिलीव्स क्या है आपकी, क्या हद तक आप जा सकते हो चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो है, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और इससे आपका बिहेवियर क्या रहेगा एम्प्लॉइज, कस्टमर, सोसाइटी एट लार्ज की तरफ, वो भी आप इससे एस्टिमेट कर सकते हो। फिर है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ये भी पूरा इंटरनल है, आप डिसाइड करते हो, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, तो ऑब्वियसली आप बदल भी सकते हो, ठीक है। तो कुछ खास है नहीं भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से आप सारे विजन मिशन प्लान करते हो, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सूट करने के लिए आप आपका स्ट्रक्चर उसी तरह से चूज करते हो, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ खास है नहीं। और इंडिया में दिया गया है कि एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग अगर आपको करनी है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो और ये लॉ में भी दिखता है, ये लॉ भी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिमिट्स बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। फिर है कॉर्पोरेट कल्चर, कि आपका कल्चर कैसा है, काम करने का तरीका क्या है, वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, वर्किंग टाइमिंग्स क्या हैं, फैसिलिटीज क्या देते हो आप, तो ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। तो आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल इन अ क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग टाइप ऑफ कल्चर, ठीक है। अगर क्लोज्ड है और बहुत ही प्रेशर में, टेंशन में अगर काम किया जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट्स मतलब डिक्टेट करवाती है, वहां मतलब टॉप मैनेजमेंट की चलती होगी, टॉप मैनेजमेंट का खौफ होगा। और अगर मतलब फिर मिडल एंड लोअर वाले कुछ खास डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ नाम के लिए मैनेजमेंट है, पर टॉप वाले सब डिक्टेट करते होंगे, तो क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग टाइप ऑफ एनवायरमेंट वहां पे रहेगा। फिर अगर आपका एनवायरमेंट है, कहां गया भाई, ओपन एंड पार्टिसिपेटिंग कल्चर है, तो वहां लोअर और मिडल वालों को भी डिसीजन देने के लिए मतलब फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप प्रेशर रह के काम करवाते हो, किसी को कुछ बोलने का या पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देते हो, तो वो एक अलग ही डायरेक्शन है, लोग बोलेंगे ही नहीं, कब तक डर डर के काम करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, पब्लिक में कुछ बोल देंगे, फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। बराबर, पार्टिसिपेटिव जितना रहोगे, ओपन रहोगे, उतना उनको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड लगेगा, वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट इज द रूल इन दिस ओपन एंड पार्टिसिपेटरी टाइप। तो कोई भी टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है, उनको सजेशंस दे सकता है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्वालिटी है, क्या स्किल सेट है उनके पास, क्या क्वालिटी है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, एटीट्यूड क्या है, कमिटमेंट क्या है, इनसे भी डायरेक्टली फर्क पड़ेगा। और स्टाफ ही है जो पूरा कंपनी का डायरेक्शन डिसाइड करता है,
क्योंकि आप अकेले कितना काम कर लोगे, जितना आपका लेवल बढ़ते जाता है उतना एम्प्लॉयज की क्वालिटी का रोल बढ़ते जाता है। अगर आप छोटे से हो, 2-4 एम्प्लॉयज हैं, तो शायद आपको इतना फर्क ना पड़े, पर अगर आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, लाखों अगर आपके एम्प्लॉयज हैं, तो फिर वहां पे एम्प्लॉय की जो स्किल सेट है, उनका एटीट्यूड है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं कि नहीं है, वो सब उससे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का, लेबर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, फिर है लेबर यूनियंस। ठीक है, वो लेबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सारे जो पॉलिसीज हैं वो एम्प्लॉयज को फेवर करें या एम्प्लॉयज को एटलीस्ट हार्म न करें, एक्सप्लॉइट न करें, ये देखना लेबर यूनियंस का काम है, और इनसे भी आपको फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इनके साथ भी गुड रिलेशंस आप बना के रखो। फिर है फिजिकल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कि आपके अंदर कितने फिजिकल रिसोर्सेस हैं, लेटेस्ट हैं कि नहीं, एडिक्वेट हैं कि नहीं, ये आपका स्ट्रेंथ या वीकनेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये या तो स्ट्रेंथ हो सकते हैं या तो आपकी वीकनेस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, वैल्यू सिस्टम, मतलब आपका एथिकल बिलीफ क्या है, आपका बिहेवियर क्या होगा टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, सोसाइटी एट लार्ज, ये सब पता चलेगा। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव आपके क्या है, उसके हिसाब से फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, कॉर्पोरेट कल्चर आपका कैसा है, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है, लेबर यूनियंस आपका कैसा है, एग्रेसिव है कि नहीं, बातचीत करके मान जाता है, और फिजिकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आपके पास अभी कितनी है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस हो सकती है। तो ये सारे इंटरनल एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस आप समझ रहे हो ना, आप कैसे पूछेंगे, अलग अलग ये फैक्टर्स दिए रहेंगे, पहचानना पड़ेगा भाई एक्सटर्नल क्या इंटरनल क्या है, कौन सा है कौन सा नहीं है, मिक्स करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बस और कुछ नहीं है। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो एग्जाम में आ सकता है, वो है 5 फोर्सेस थ्योरी, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस थ्योरी। ठीक है, कि 5 इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिसको बिजनेस ने स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर। ठीक है, ध्यान दो, लास्ट पॉइंट है, चलो आगे आ जाओ। तो टूल वॉज क्रिएटेड बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर। ठीक है, वहां का प्रोफेसर था माइकल पोर्टर। ठीक है, 5 फोर्सेस आइडेंटिफाई किए थे, एक एनालिटिकल टूल बनाया था जिससे आप क्या कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन पता कर सकते हो और उसका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या होगा वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूल क्यों यूज होता है, टू सी द कंपटीशन लेवल। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। ठीक है, ये जानने के लिए आप ये टूल यूज कर सकते हो। कब पब्लिश हुआ था, 1979। ठीक है, ये भी आ सकता है, कहां का प्रोफेसर था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, 1979 में पब्लिश हुआ, वहां से फिर वो फेमस हो गया। और क्यों ये टूल यूज किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पता करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 फोर्सेस इन्होंने आइडेंटिफाई किए, तो कुछ रिपीट चीजें एक्चुअली, ये सब आगे आने ही वाले हैं। चलो, 5 फोर्सेस क्या है बोलो। पहला है कॉम्पिटिटर्स, आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके बायर्स कौन है, आपके सप्लायर्स कौन है, आपके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं क्या प्रोडक्ट्स के, और आपके पोटेंशियल, आपकी फील्ड में न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, आपके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं, न्यू एंट्रेंट्स कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, आपके यहाँ पे कंपटीशन कितनी होगी और अल्टीमेटली आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे ये डिसाइड करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक को आपको एनालाइज करना है, ध्यान दो, एक एक फोर्स को एनालाइज करना है। ठीक है, ये सब बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, अच्छे से सुनना है और अच्छे से साथ साथ में एनालाइज करते जाना है। ठीक है, ध्यान दो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ठीक है, न्यू एंट्रेंट से थ्रेट आपको कितना है, कि नए लोग आते जा रहे हैं आपकी फील्ड में, तो आपका कंपटीशन और बढ़ते जाएगा। तो नए लोग आने के चांसेस कितने हैं, नए लोगों के आपकी फील्ड में एंटर होने के कितने चांसेस हैं, ये कैसे आप डिसाइड करोगे। दिस फोर्स डिटरमाइंस द एज ऑफ न्यू एंट्रेंट्स टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कि कोई भी फील्ड में घुसने के फॉर्मेलिटीज क्या हैं,
या उसको आप कहते हो एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स कितने हैं ये आपको देखना होता है। एंट्री बैरियर बहुत सारे होते हैं कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, कुछ स्किल लगती है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कोई भी फील्ड में एंटर होने के लिए। अब ध्यान दो, इफ द इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल, कोई भी इंडस्ट्री अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, माला माल है वहां के सारे प्लेयर्स, बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऐश कर रहे हैं, ठीक है, एंड देयर आर हार्डली एनी बैरियर्स टू एंटर, और कोई बड़ा एंट्री बैरियर ही नहीं है, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ते जाएगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, प्रॉफिट से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और एंट्री बैरियर भी नहीं है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है और एंट्री बैरियर भी नहीं है, तो पूरा डजन्स ऑफ पर्सन्स उस फील्ड में आते जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन इंटेंसिफाइज रैपिडली, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगी, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, और फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं सबका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, सबका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंसेप्चुअल लाइन आपको समझनी है। Therefore, with the entry of more rivals, firm begin to compete for the fixed market share, profit start to decline. जैसे जैसे कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे वैसे से आपका existing players का भी प्रॉफिट कम होते जाएगा। Hence, it is critical for existing organization to build high barriers to discourage the new entrants. ठीक है, तो जो कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उनको ये अवेयर होना चाहिए कि भैया हम प्रॉफिटेबल हैं, लोग हमको देख के खुश तो नहीं होने वाले, तो वो भी हमारी फील्ड में आने की कोशिश कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अच्छे बड़े एंट्री बैरियर्स बना लो। अब क्या क्या एंट्री बैरियर होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ध्यान दो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन हाई, कब ये थ्रेट बहुत ज्यादा होता है, थ्रेट ज्यादा है, थ्रेट ज्यादा है मतलब नए लोगों का एंट्री करने का चांस ज्यादा है। कब एंट्री करने का चांस ज्यादा होता है, जब एंट्री बैरियर कम होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, हम मतलब लो एंट्री बैरियर पढ़ रहे हैं कि लो एंट्री बैरियर है, लो एंट्री बैरियर है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो थ्रेट भी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कब कब होता है कि भाई पैसा ही बहुत कम लगता है। सबसे बड़ा लिमिटेशन कोई भी कंट्री में क्या होता है, पैसा, कि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो पैसा बहुत कम लगता है। कोई भी फील्ड में घुसने के लिए अगर पैसा लागत बहुत कम लगती है तो उसमें थ्रेट बहुत ज्यादा ही रहेगा, चांसेस ज्यादा ही रहेंगे कि और भी लोग आते रहेंगे। फिर एग्जिस्टिंग कंपनी बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, उनका बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है अभी भी इंडस्ट्री में, तो आसानी से कोई भी आपको ओवरटेक करके चले जाएगा। कोई पेटेंट्स नहीं है, कोई ट्रेडमार्क पेटेंट्स या किसी का लाइसेंसिंग नहीं है, कोई भी मतलब कॉपी करके वो यूज कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू या स्ट्रॉन्ग पेटेंट्स किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, बहुत ही मिनिमल रेगुलेशंस हैं। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है। सोचो, आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएगा और उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो सोचेगा नहीं ना, स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे आप मोबाइल का नंबर नहीं चेंज करते थे, एयरटेल से जियो, जियो से कहीं और, तो इसके स्विचिंग कितने आसान हो गए आज, पहले कितना भारी काम होता था। आज भी नंबर मतलब प्रोवाइडर बदलने में दिक्कतें होती हैं, मतलब कॉस्ट मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, इनकन्वीनियंस, सर्विस कुछ समय तक अवेलेबल नहीं रहती है, ये भी कॉस्ट ही होता है, ठीक है। तो इनकन्वीनियंस कितना होता है कस्टमर स्विच करते वक्त, वो आपको ध्यान देना है। तो अगर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो तो लोग आसानी से स्विच कर देंगे, तो आपका थ्रेट बहुत ज्यादा रहेगा। आपकी लॉयल्टी कस्टमर की बहुत कम है आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए, आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अलग नहीं है, सेम है, कहीं और से भी ले लेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं है, उनकी नीड फुलफिल हो जाएगी। प्रोडक्ट ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आसानी से अचीव कर सकते हैं, बड़े वॉल्यूम में आप आसानी से प्रोड्यूस और सेल कर सकते हो। तो ये सारे सिचुएशंस हैं जब थ्रेट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारे लो एंट्री बैरियर्स हैं। और इसका पूरा उल्टा आप क्या समझोगे कि थ्रेट बहुत कम है, कि अगर हाई एंट्री बैरियर्स हैं तो थ्रेट कम होगा। लिखो, लो एंट्री बैरियर है तो क्या होगा, हाई थ्रेट, हाई थ्रेट। और अगर हाई एंट्री बैरियर्स हैं, हाई एंट्री बैरियर्स हैं तो क्या होगा, लो थ्रेट होगा। तो इसका पूरा उल्टा आप समझ सकते हो कि ज्यादा कैपिटल लगता होगा तो ये तो बहुत हाई एंट्री बैरियर है, तो उतना आपका थ्रेट कम होगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है। लिखो, बढ़े आगे।
चलिए, तो ये था आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, कि सप्लायर कितना पावरफुल है, सप्लायर कितना पावरफुल है, सप्लायर आपको कितना इंपैक्ट कर सकता है। तो इस ये काय पे डिपेंड करता है कि नंबर वन कि मार्केट में कितने सप्लायर्स हैं, बराबर। ज़्यादा सप्लायर्स होंगे तो आप डिपेंडेंट बहुत कम इन्फ्लुएंस होगा उनका, कि कोई भी नाटक करेगा आप कहीं और से बाय कर लोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर बहुत कम है, एक या दो सप्लायर हैं, मोनोपोली वाला अगर मार्केट है सप्लायर का, तो फिर आप वो डिक्टेट करेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब उनका बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर्स कितना है, प्राइस क्या चार्ज कर रहे हो वो, और आप कितना वॉल्यूम बाय करते हो, ये सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज डिटरमिन्ड बाय पावर ऑफ सप्लायर्स टू रेज देयर प्राइसेस। ठीक है, वो कितना प्राइस बढ़ा सकते हैं, उससे उनका इंपैक्ट पता चलेगा। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स, वो भी इंपैक्ट करेगा, यानी कितने सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो ध्यान दो, कब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर डोमिनेंट होता है, ध्यान दो कि जब कम सप्लायर्स हैं, मोनोपोली मार्केट है, तो उनका बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, डोमिनेंट पढ़ रहे पर ना, डोमिनेंट बार्गेनिंग पावर कब होगा, जब सप्लायर्स बहुत कम हैं या सप्लायर्स ज्यादा हैं और वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं मतलब आपके सीधे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, जो आप काम कर रहे हो वो भी वही काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रॉ मटेरियल बनाते हैं और रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं, तो वो कब आपके लिए थ्रेट बन जाएगा या बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर उनका कब बढ़ जाएगा, जब वो आसानी से रॉ मटेरियल बनाते बनाते फिनिश गुड्स बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये भी एक थ्रेट है, ये भी उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ा देता है। कभी भी रॉ मटेरियल बनाने वाला फिनिश गुड्स बना सकता है। ठीक है, तो वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फिर है प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट ही नहीं, मतलब आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो वही रॉ मटेरियल से ही आप फिनिश गुड्स बना सकते हो, आपके पास कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए ना, इसीलिए उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। फिर है बहुत ही स्कार्स या यूनिक रिसोर्सेज है उसके पास, इसीलिए वो केपेबल है वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए। सप्लायर वो चीज इसलिए बना पा रहा है क्योंकि उसके पास स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इसलिए उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। और फिर है कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज वेरी हाई, आप सप्लायर को स्विच नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, बराबर। कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई उन्होंने पेनल्टी लिखी होगी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ोगे तो इतना इतना पेनल्टी लगेगा, आपको पता ही है, तो वो भी एक स्विचिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा स्विचिंग कॉस्ट है तो आपका बार्गेनिंग पावर कम होगा, उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 5 केसेस में सप्लायर्स का डोमिनेंट बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, 5 क्या है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है। ठीक है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है, साथ साथ में बोलते जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का खतरा है, ज्यादा रॉ मटेरियल के सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सप्लायर के पास बहुत ही यूनिक रिसोर्सेज हैं जिनके भरोसे वो बना पाते हैं, और सप्लायर को स्विच करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको लग सकती है। तो ऐसे 5 केसेस में सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ठीक है, बायर्स कब उनके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगा, ठीक है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, नंबर ऑफ बायर्स, सेम बायर्स कम है तो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, बायर्स बहुत ज्यादा है तो एक बायर का बार्गेनिंग पावर कम होगा। हम एक बायर की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर की बात नहीं कर रहे हैं। एक बायर, जैसे मेरे लिए एक स्टूडेंट मुझे कितना इंफ्लुएंस कर पाएगा, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है मार्केट में तो उसका सिंगल स्टूडेंट का इन्फ्लुएंसिंग पावर कम होगा, लेकिन अगर बहुत कम स्टूडेंट्स है तो फिर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तो कितने बायर्स हैं इनवर्सली रिलेटेड है, कम बायर्स हैं तो ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगा, ज्यादा बायर्स हैं तो कम बार्गेनिंग पावर होगा। ठीक है, और फिर है वो कितना बाय करते हैं, वॉल्यूम कितना है। बल्क बायर्स हैं, बहुत ज्यादा बाय करते हैं तो ऑब्वियसली आप उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। बल्क में आपको पता ही है, जितना ज्यादा बल्क है उतना उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, जितनी छोटी क्वांटिटी है उतना बार्गेनिंग पावर कम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स एंड वॉल्यूम ऑफ देयर ऑर्डर। फिर आगे बढ़ते हैं, सेम कि कब बार्गेनिंग पावर बायर्स का ज्यादा होगा। नंबर 1, जब वो ज्यादा वॉल्यूम बाय करते हैं। ठीक है, सेम ही रिपीट है। फिर है जब बहुत ही कम बायर्स हैं, नंबर ऑफ बायर्स कम है तो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। बहुत हाई क्वांटिटी बाय करते हैं तो भी उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। फिर है सेम शिफ्टिंग कॉस्ट्स
लो है, स्विचिंग कॉस्ट टू कॉम्पिटिटर्स आर लो, बायर का स्विचिंग कॉस्ट कम है तो वो तो आसानी से स्विच कर देगा, तो इसलिए वो उसका बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, आपका लॉस होगा ना। अगर वो आसानी से किसी और से चीजें बाय कर सकता है, उसका स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है अगर, तो नुकसान आपका होगा, इसलिए उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। फिर वो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकता है, अगर आप रॉ मटेरियल वाले हो और आपका बायर फिनिश प्रोडक्ट वाला है, या आप फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो, वो होलसेलर है या वो रिटेलर है, तो वो समझ रहे हो, होलसेलर भी फिनिश गुड बनाना स्टार्ट कर सकता है, रिटेलर होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो ये होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो भी एक थ्रेट है। फिर बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट है, जो प्रोडक्ट से आपकी उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट से हो सकती है, बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, तो वो भी उससे उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। और प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं, प्राइस से बहुत फर्क पड़ता है तो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे 6 सिचुएशंस में बाइंग पावर, बायर्स का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। नंबर 1, वॉल्यूम बहुत ज्यादा लेते हैं, नंबर ऑफ बायर्स बहुत कम है, स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है, फिर प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं, 2 पॉइंट और हैं, क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अगर खतरा है, और बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं अगर, तो ठीक है। तो ऐसे 6 सिचुएशंस में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बराबर। सब्सटीट्यूट्स आई होप आपको इकोनॉमिक्स में पता ही होगा कि सब्सटीट्यूट्स क्या है, जो आपका प्रोडक्ट नीड सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो कोई और प्रोडक्ट भी वही नीड सेटिस्फाई करता है तो वो आपका सब्सटीट्यूट हो गया, एज गुड एज कॉम्पिटिटर। क्योंकि अगर किसी ने सब्सटीट्यूट ले लिया तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, अगर किसी ने सब्सटीट्यूट ले लिया तो फिर वो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, समझ रहे हो, क्योंकि सेम नीड फुलफिल होती है उससे, ठीक है। तो आपकी फील्ड में कितने सब्सटीट्यूट्स हैं वो आप देखो, ठीक है। दिस फोर्स इज स्पेशली थ्रेटनिंग व्हेन बायर्स कैन इजीली फाइंड द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिलता है, अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलता है, और हो सकता है और बेटर क्वालिटी में मिलता होगा, तो वो स्विच कर लेंगे, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे स्विच कर लेंगे, ठीक है। तो दिया है देखो एग्जांपल, इफ अ कंपनी सप्लाइज अ यूनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट ऑटोमेट्स द डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड्स, बाय क्लाइंट मे सब्सटीट्यूट द सॉफ्टवेयर ईदर बाय मेकिंग द प्रोसेस मैनुअल और बाय आउटसोर्सिंग इट। तो आपका सॉफ्टवेयर के सब्सटीट्यूट्स हैं, जो काम आपका सॉफ्टवेयर करता है वो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, या वो बाहर भी आउटसोर्स करके लोग कर लेते हैं हैंडल। तो फिर आपका सॉफ्टवेयर का मतलब समझ रहे हो, मैं इतना, मेरे पास नीड नहीं है ना, तो मेरा बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, मेरे पास और भी रास्ते अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, कॉम्पिटिटर्स, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है जो आपको अफेक्ट करेगी, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, राइवलरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान देना भाई, ठीक है। इसमें भी सेम कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना ज्यादा अफेक्ट करेगा, और उसका स्ट्रेंथ कितना है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं या हाथी हैं। जैसे जियो जब आया तो जियो तो हाथी था ना, एयरटेल को पता ही था कि भाई रिलायंस अंबानी घुस रहा है, मतलब गए। तो साइज कितना है कॉम्पिटिटर का, वो भी फर्क पड़ता है कि कितना इफेक्ट आपको करेगा, ठीक है। फिर हाउ डज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इज कंपेयर्ड विथ योर कंपनी, ठीक है। तो कितनी क्वालिटी में डिफरेंस है। इफ द राइवलरी इज इंटेंस, कंपनीज कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स विद एग्रेसिव प्राइस कट्स एंड हाई इंपैक्ट मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेंस राइवलरी है तो प्राइस कट होगा ही होगा, प्राइस कम करके अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए आपको डिस्काउंट्स ऑफर बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को उसमें फायदा हो जाता है और बिजनेसेस का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो एग्रेसिव प्राइस कट्स आपको दिखेंगे, बहुत ज्यादा मार्केटिंग लोग करते हैं, तो मतलब समझ जाओ कि राइवलरी बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड व्हेन कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज मिनिमल, कम कॉम्पिटिशन है, मतलब मोनोपोली टाइप सिचुएशन है, देन द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, मतलब प्रोडक्ट में भी बहुत डिफरेंस है, कम प्लेयर्स हैं, कम राइवलरी है, प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वहां मोनोपोली क्रिएट होने के चांस ज्यादा हैं। दे विल बी हाई मोनोपोली एंड स्टेडी प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। और फिर देखो सबसे मेन पॉइंट, दिस फोर्स इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल एन इंडस्ट्री इज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है। इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फर्म हैव टू compete एग्रेसिवली टू रिटेन द मार्केट शेयर विच रिजल्ट्स इन लो प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आपको खर्चा बढ़ाना पड़ता है सेम क्वांटिटी बेचने के लिए, सेम क्वांटिटी बेचने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट
कम ही आता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स कब इंटेंस होगा, देखो नंबर 1 बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। ठीक है, एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा है, ध्यान दो, एंट्री बैरियर नहीं, एग्जिट बैरियर, कि अगर आपने एग्जिट कर दिया आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपका पूरा करियर नष्ट हो जाएगा। तो मतलब एंट्री बैरियर बहुत हाई है, मतलब खोने के लिए आपको बहुत कुछ है, समझ रहे हो, खोने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो अगर एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन इंटेंस होती है, लोग हार नहीं मानते, लोग आखिरी दम तक लड़ते हैं क्योंकि वो एग्जिट नहीं ले सकते, एग्जिट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एग्जिट बैरियर ज्यादा है तो कंपटीशन और ज्यादा होती है। इंडस्ट्री ग्रोथ इज स्लो और नेगेटिव, ग्रोथ ही नहीं हो रही, ग्रोथ ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, एक दूसरे से खाना पड़ेगा ना, एक दूसरे का प्रॉफिट छीनना पड़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगी। फिर है प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, सारे प्रोडक्ट सेम ही है, सेम ही तरीके के, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली सब्सटीट्यूटेड और कस्टमर लॉयल्टी भी बहुत कम है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत ही इजी और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स है। तो पोर्टर ने 5 ही दिए थे, फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने उनको 6th 4 सजेस्ट किया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो कॉम्बो ऑफर्स आपको चिपकाए जा रहे हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कैसे प्रोडक्ट्स जो साथ में कंज्यूम होते हैं, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, और आजकल जो नेटफ्लिक्स और इतने सब्सक्रिप्शंस जोड़ जोड़ के आपको ऑफर किए जा रहे हैं, टाटा स्काई के साथ बहुत सारे सब्सक्रिप्शन जोड़ के आपको दिया जा रहा है, तो काफी सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो साथ में कंज्यूम होते हैं, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो जियो हर जगह हर सर्विस को जोड़ के दे रहा है और जुड़ी हुई सर्विसेज में और घुस रहा है ताकि वो कॉम्बो ऑफर बहुत ही कम प्राइस पे ऑफर कर सके। ठीक है, तो रिलायंस भी यही कर रहा है, जियो मतलब जियो के थ्रू, अमेजॉन, सब फेसबुक, सब यही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड सारे प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है, कॉम्बो ऑफर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि प्राइस बहुत कम होती है कॉम्बो ऑफर्स की। ठीक है, तो ये है आपके 5 फोर्सेस, कब कब उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब यह है इंप्लीमेंटिंग द मॉडल, इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब वही है, 3 स्टेप्स हैं। देखो 3 स्टेप है कि अगर आपको ये मॉडल यूज करना है तो आपको 3 स्टेप करना है। पहला है इंफॉर्मेशन गैदर करो, 5 पॉइंट्स के इंफॉर्मेशन गैदर करो, देखो सप्लायर कितने हैं, कैसे हैं, कितने बड़े हैं, सब्सटीट्यूट्स मटेरियल हैं क्या, बायर्स में भी सेम, नंबर ऑफ बायर्स, कितना क्वांटिटी बाय करते हैं, बैरियर्स कितने हैं, सब आप पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर उनको एनालाइज करो और एक डायग्राम बनाओ कि फोर्स कितना है, क्या फैक्टर्स हैं, उसका कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो ताकि आप आसानी से समझ पाओ और उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना लो। बहुत ईजी है, 3 ही स्टेप्स हैं। अब इंफॉर्मेशन गैदर क्या क्या करोगे, वही सारी चीजें जो ऊपर पड़ी, वही सारी चीजें कि एंट्री बैरियर में क्या देखेंगे, कैपिटल कितना लगता है, गवर्नमेंटल रूल्स क्या है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है क्या, कुछ पेटेंट वगैरह है क्या, सब वही पॉइंट्स है, मतलब समझ रहे हो, कुछ नया नहीं है। बोलो तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री में क्या इंफॉर्मेशन देखेंगे, बोलो कैपिटल कितना लगेगा, रिटेलिएशन कितना होगा, एग्जिस्टिंग वाले कितना आपको बाहर ढकलने की कोशिश करेंगे, लीगल बैरियर्स हैं क्या, बैंड की रेप्यूटेशन कैसी है, प्रोडक्ट में कितना डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसी है, संक कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सिमिलर पॉइंट्स ही हैं, कुछ ऐसा नया एकदम से नए पॉइंट्स नहीं है, सेम है। सप्लायर में क्या देखोगे, नंबर ऑफ सप्लायर, सप्लायर साइज, सब्सटीट्यूट्स कितने हैं, मटेरियल की स्कार्सिटी होती है क्या, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग कितना है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के कितने चांस हैं। फिर बायर्स में क्या देखोगे, सेम, नंबर ऑफ बायर्स, साइज ऑफ बायर्स, स्विचिंग कॉस्ट कितने हैं, सब्सटीट्यूट्स हैं क्या, कितने प्राइस सेंसिटिव हैं, कितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेम पॉइंट्स है, सब सेम पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कितने नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स है, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग क्या है, और सब्सटीट्यूट्स का परफॉर्मेंस क्वालिटी कैसा है एज कंपेयर टू योर प्रोडक्ट। और फिर है कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एग्जिट बैरियर कितने हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना है, इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, कस्टमर लॉयल्टी कितनी स्ट्रांग है, एडवर्टाइजिंग के खर्चे कितने हैं, कॉम्पिटिटर की साइज कितनी है, सारे वही पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये सारा डेटा इकट्ठा करो, सेम एनालाइज करो, डायग्राम बनाओ और उससे अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। चलो, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं एंड गेम दिखा देता हूं, सेम ही है पूरा, फटाफट 5 मिनट में बता देता हूं। ठीक है,
बोलो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर? जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है, ठीक है, और क्लियर कट विजन देता है कि कैसे आप गोल्स को अचीव करोगे। फिर ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, स्टैटिक एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। फिर इसके 4 फेजेस हैं सर, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। फिर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको स्कैन करने हैं। इंटरनल से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलते हैं, एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट पता चलते हैं। फिर फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना ताकि आप अपना गोल ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाओ। इंप्लीमेंटेशन क्या है? जो फॉर्मुलेट किया उसको एक्शन में लाना, उसको इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करने के लिए फिर आपको स्ट्रक्चर डिसाइड करने पड़ेंगे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग लेने पड़ेंगे और ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। फिर इवैल्यूएशन क्या है? फाइनल स्टेप है जिनसे आप रूट कॉज देखते हो, वही जो मैंने कंट्रोल वाला बताया था, रेमेडियल स्टेप्स आप लेते हो कि आपने क्या गलतियां की, आगे चल के आप क्या गलतियां नहीं करोगे। फिर है लीडरशिप, सेम जो बताया था, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू वॉलेंटरी, सेम, ठीक है। फिर मेन पर्पस क्या है लीडरशिप का? प्रोडक्टिविटी। फिर 9 के 9 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी अच्छे से अभी के अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है, इसलिए रिपीट है। फिर है ये भी एक हो सकता है उसमें ना हो, ध्यान दो। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गेन प्रोमिनेंट इन द मैनेजमेंट द कॉर्पोरेट सेक्टर इन 1960s, ठीक है। मॉड्यूल से मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं तो ध्यान देना भाई, अच्छे से स्टार मार्क कर लो, ठीक है। फिर है प्लानिंग साइकिल, अच्छा ये मेरे ख्याल से अलग है, ये कट कर दो, कट कर दो। ये आगे आने वाले, एक्चुअली मैं आगे चैप्टर में कवर करूंगा। फिर जो हमने अभी पढ़ा 5 फोर्सेस, पोर्टर 1979, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर, ठीक है। 5 फैक्टर्स थे, न्यू एंट्रेंस, सप्लायर्स, बायर्स, सब्सटीट्यूट्स, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, और 6 था कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या बताता है कि कितना इंटेंसिटी होगा कंपटीशन का और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल आपकी इंडस्ट्री में कितनी होगी, ठीक है। अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान दो कि आपकी इंडस्ट्री कब अट्रैक्टिव मानी जाएगी? जब उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। अब कब ज्यादा प्रॉफिट होते हैं? तो वो पूरे एग्जाम्पल दिए कि एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, नए लोग आ ही नहीं सकते, तो एग्जिस्टिंग वालों का प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर वीक है, बायर का भी बार्गेनिंग पावर वीक है, बहुत ही कम सब्सटीट्यूट्स हैं और बहुत ही कम कंपटीशन है। तो ऐसी इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा और वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव मानी जाएगी। सिमिलरली कोई भी इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव कब मानी जाएगी? जब उसमें प्रॉफिट कम है। क्यों प्रॉफिट कम है? तो ये सब सिचुएशन होगी कि एंट्री बैरियर बहुत ही कम है, आए दिन नए प्लेयर घुसते जा रहे हैं, कंपटीशन को बढ़ाते जा रहे हैं, बायर्स का, सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, इंटेंस कंपटीशन है और बहुत सारे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ऐसे आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स। तो वही इंडस्ट्री अगर प्रॉफिटेबल है और कोई एंट्री बैरियर भी नहीं है तो कंपटीशन बढ़ने ही वाली है और प्रॉफिट सबका कम होने वाला है। फिर यही सब हमने जो पढ़े, कब हाई रहेगा, कब डोमिनेंट रहेगा, सब सेम है, ठीक है, स्टेप्स। तो पूरा अच्छे से हमने सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो गया सर। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 पढ़ेंगे। आई होप आप पूरे वीडियोस अच्छे से डिटेल में मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो। देखो यार, थोड़ा टाइम मैं ज़्यादा लगाता हूँ, चीज़ें लेट देता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें मैं देता हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यही 2 घंटे का वीडियो मैं 45 मिनट्स में भी दे सकता हूँ, पर 45 मिनट्स के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार 45 मिनट्स में कुछ समझा ही नहीं, कुछ कंटेंट ही रिवाइज नहीं हुआ, तो आपके 45 मिनट्स भी वेस्ट ही हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के, समझ रहे हो, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए कि हर चीज माइन्यूटली डिटेल में कवर हो रही है। तो आपका पर्सनल लेवल पे जो ये है एफर्ट्स हैं वो काफी कम लगेंगे, आए ख्याल में। तो यही मेरा रोल है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई और कमेंट करके फीडबैक देते रहना। चलिए, थैंक यू सो मच।